मुश्किल सवाल नहीं करने वाले इमीडिएटली। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि यार जितना मुझे याद है लास्ट टाइम आई वाज टेकिंग सम ऑफ द प्रॉब्लम, जो हमने लास्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग किया था, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ प्रॉब्लम्स करे थे। ठीक है, ये वाली सारी चीजें करी हुई थी। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बाद वाले एक एक दो दो प्रॉब्लम ले रहा हूँ, क्योंकि चैप्टर आई गेस रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, तो थोड़ा सा काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, और कुछ सर्टेन नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, मुश्किल प्रॉब्लम नहीं करने वाले हैं आज हम, है ना। Cutting of the mass problem was there. चलो cool है. So let's start with a basic problem. So सबसे पहले moment of inertia, I'll just quickly tell you कि क्या क्या वो होता है। moment of inertia अगर तुम्हें समझ में आ चुका है, discrete mass का और point mass का सबका ये समझ में आ गया है। Second is, उसके बाद आता है पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अच्छा, चैट टाइम पास बंद करते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम आता है, तो हमें ये समझ में आता है कि अगर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है अबाउट अ पॉइंट और अबाउट अ एक्सिस। वो वाली चीज कंप्लीट हो गई है, अभी हम उसके लिए नहीं करने वाले, वो वाली चीज नहीं करने वाले। नेक्स्ट चीज आती है हमें टॉर्क निकालना। तो अच्छा, मैं कंसेप्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चेक अगर तुम्हें समझ में आ रहे होंगे, है ना, तो उसको छोड़ दूंगा। अगर कोई स्पेसिफिक चीजें जो नहीं समझ में आई, टेक अप दैट। ओके। सो सबसे पहली चीज समझ में आनी चाहिए टॉर्क वाली, और टॉर्क आई एम श्योर तुम्हें ये वाला फॉर्मूला ऑलरेडी पता है। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है। एक छोटा सा प्रॉब्लम बस केवल चेक करने के लिए, है ना, कुछ ऐसी चीज नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज ये होता है, या फिर इसके बाद हम क्या बात करते हैं कि आर परपेंडिकुलर इंटू एफ लिख भी सकते हैं उसको, या फिर आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, किसी भी एक तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज। सो बेसिकली आर क्या है, आर एक पोजीशन वेक्टर है, एफ हमारा फोर्स है जिसकी एक डायरेक्शन है। तो अगर मुझे आर और एफ दोनों आई जे के कैप में दिया है, तो इट इज सिंपली अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर आर और एफ कुछ एक डायग्राम के फॉर्म में दिया है, तो व्हाट यू हैव टू डू इज एफ को हम स्पेस में बढ़ाएंगे, अगर कोई एक पर्टिकुलर लाइन है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से उस लाइन पे परपेंडिकुलर डालेंगे, एंड वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला। जैसे एक स्टैंडर्ड, अच्छा एक पुराना वाला प्रॉब्लम ले रहा हूँ। सपोज आई हैव अ स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जिसमें हम क्या करते थे कि यार एक यू स्पीड से थ्रो करते थे, एक थीटा एंगल था, लेट्स से द मास ऑफ द पार्टिकल इज एम। जहां से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं उस पॉइंट को मैं ओ बोल रहा हूँ। तो क्विकली व्हाट आई एम आस्किंग यू इज फर्स्ट पार्ट, फाइंड, जस्ट ऐसे ही बता देता हूँ बस केवल क्विकली, सो चेक हो जाएगा। फाइंड टॉर्क ऑफ एम जी अबाउट ओ। तीन जगह बताना है। फर्स्ट पार्ट व्हेन इट इज स्टार्टिंग, सेकंड पार्ट इज व्हेन इट इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। बहुत सिंपल चीजें पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। बिल्कुल डाउट हो तो प्लीज आराम से पूछना, बट सब लोग ट्राई करना एक बार, केवल कंसेप्ट चेक कर रहा हूँ अभी मैं। ठीक है, थर्ड वन इज व्हेन इट इज लैंडिंग, व्हेन इट इज अबाउट टू लैंड, अबाउट टू लैंड। अच्छा प्लीज, आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन, है ना। ओके, आंसर इज राइट। सो हमें क्या क्या गिवन है, सो आंसर मेरा किसके टर्म्स में होना चाहिए। एम इज गिवन, यू इज गिवन, थीटा इज गिवन, जी हमारे पास हमेशा होता ही है जिंदगी में, राइट, है ना। इसके टर्म्स में आंसर होना चाहिए। आराम से टेक योर टाइम। कॉन्सेप्ट एक बार देख लो, अगर कोई चीज में अगर डाउट है, सो दैट इट विल हेल्प यू लेटर। बता। ओहो, इतनी सारी चीज इतनी जल्दी लिख दी, वेरी गुड सानिका। एक बार चेक कर लेता हूँ। इतने सारे लोग जल्दी जल्दी मत दो, 1 सेकेंड। वेरी वेरी गुड। कुछ गड़बड़ है। अच्छा, बहुत छोटी सी गलती करी है। आविष्कार सही है, उसको यार बस उसके टर्म्स में लेना है ना। मुझे स्क्रोल अप क्या फॉर्मूला, यही है भाई, दिस इज द फर्स्ट पेज, नथिंग स्क्रोल अप। यार अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ना फर्स्ट और थर्ड तीन दोनों का आंसर जीरो दिया है। ठीक है, अच्छा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ एक बार क्विकली। नहीं नहीं यार, गलत, केवल एक ही आंसर टू बी ऑनेस्ट सही आया है केवल, बाकी अभी तक सबसे गलत। वेरी गुड, राइट, नाउ आई गॉट 2 3 राइट आंसर। ओके, एक बार फट से कंसेप्ट में रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, आई प्रिफर यूजिंग दिस थिंग, है ना। हम कुछ भी यूज कर सकते हैं, मैं सारी चीजों से बता रहा हूँ।
व्हाट इज आर? यार आर तो हमें गिवन नहीं है ना, हमें तो आंसर निकालना पड़ेगा ना, ये आर होता क्या है? अच्छा, क्विकली क्विकली क्विकली, इमीडिएटली हम रिपीटिंग द कंसेप्ट, एक बार फट से सुनना जल्दी से। ओके, यहाँ पर आर जो ये होता है पोजीशन वेक्टर। अगर मुझे बोला जाता है, जब हम फोर्स की बात करते हैं तो हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि फोर्स किसके अबाउट निकालना है ना, अगर किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो वो लग रहा है। बट जब भी हमें टॉर्क वर्ड यूज करेंगे तो मुझे बताना पड़ेगा दैट टॉर्क इज अबाउट अ पॉइंट और अबाउट अ एक्सिस। तो मुझे एक्सिस या पॉइंट बताना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पे बोला कि जब भी टॉर्क वर्ड यूज होगा, अनलेस इट इज नॉट मेंशन कि किस फोर्स का बताना है और किसके अबाउट बताना है, ये दोनों चीजें मेंशन होना बहुत जरूरी है। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि अगर जो भी फोर्स लग रहा है तो पहले तो उसका काइंड ऑफ एफबीडी ड्रॉ कर लिया करो। जब पॉइंट हमारा स्टार्टिंग पे है तो एमजी यहाँ लग रहा होगा। सेकंड सिचुएशन क्या है कि हमारे पास एमजी यहाँ पे लग रहा है, और थर्ड सिचुएशन क्या है, हमारे पास एमजी यहाँ लग रहा है। हमें हर बार इस mg का टॉर्क बताना है, कब कब, व्हेन इट इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट, जब वो स्टार्टिंग पॉइंट से है। अगर दो चीजें याद रखनी है कि अगर वो उसी जगह पे लग रहा है तो इमीडिएटली यू कैन से द आंसर इज जीरो, द टॉर्क इज जीरो, अगर उसी पॉइंट से पास हो रहा है। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, सपोज मैं तुमसे बोलूं मेरा mg यहाँ लग रहा है और मुझे टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट बताना है। तो अगर तुमने उस लाइन को हवा में बढ़ाया और बढ़ाने के बाद इफ दैट लाइन इज पासिंग थ्रू दैट पॉइंट जहां के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, तो भी आंसर मेरा जीरो होगा। सो दो ही केस हो सकते हैं आंसर जीरो होने के, इफ आइदर एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे लग रहा हो या फिर उसको स्पेस में बढ़ाने पर वो उस पॉइंट से पास हो रहा हो। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने ना थर्ड का आंसर जीरो दिया है, तो एक बार प्लीज पहले समझना कि थर्ड का आंसर जीरो क्यों नहीं है। मैंने mg लास्ट व्हेन इट इज अबाउट टू लैंड, क्या है हमारा mg यहाँ लग रहा है, तो मैंने जब हवा में बढ़ाया तो हमारे पास mg की लाइन ये है, किस पॉइंट के अबाउट टॉर्क पता करना है, ओ पॉइंट के अबाउट। क्या हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो दिख रही है? नहीं, हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या, उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। तो कहने से माय आंसर इज, ये जो रेड वाली लाइन है मल्टीप्लाइड बाय mg। प्रोजेक्टाइल के लिए प्लीज ये मत बोलना हमने बचपन में पढ़ा है और मुझे आर का फॉर्मूला नहीं याद है। सो दिस इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। सो थर्ड का आंसर मेरा क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस लाइन पर जिस पॉइंट के अबाउट निकालना। तो कहना है माय आंसर इज mg मल्टीप्लाइड बाय आर। एंड आर की वैल्यू क्या होती है सर, ये सब तो याद ही नहीं है, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाय जी। ठीक है, हाँ, अब तो सही आएगा ही है ना। सो थर्ड का आंसर जीरो नहीं है, इमीडिएटली वी कैन से दिस थिंग। एंड सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, फिर सेकंड का फिर और सिंपल है कि mg ऐसे एक्ट कर रहा है, मैंने ये लाइन बनाई है ना, और फिर इस लाइन से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो कहना है वो डिस्टेंस r/2 है, तो कहना है डायरेक्टली माय आंसर इज mg into r/2। पुट द वैल्यू ऑफ r here also and here also, you'll get the answer, divide by 2। so the point is कि please don't get confused about निकालोing the torque। टॉर्क बहुत सिंपल है, फोर्स की हमेशा एक डायरेक्शन होती है। अगर वो डायरेक्शन तुम्हें पता है, उसको एक लाइन की तरह ट्रीट करो, स्पेस में कहीं पे भी बढ़ाओ। ठीक है, उसके बाद उस लाइन पे उस पर्टिकुलर पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एंड कैलकुलेट दैट वैल्यू ऑफ टॉर्क। सही है, बढ़े आगे। किसी को डाउट है टॉर्क कैसे निकाला जाता है, क्योंकि अगला जो पार्ट है उसमें टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा करना है। तो अगर मुझे टॉर्क ही नहीं पता होगा तो हम आई अल्फा कैसे इक्वेट करेंगे, है ना, क्योंकि ये सब फॉर्मूले तुमने पढ़े हुए हैं प्लीज, है ना। तो द पॉइंट इज कि ये निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा टाइप का जो प्रॉब्लम होता है वो मैं नहीं करवा रहा हूँ, जहां पर मैं तुमसे बोलूँ कि यार आर वेक्टर दिया है, एफ वेक्टर दिया और आर क्रॉस एफ करो। कराने की जरूरत है क्या? और जैसे जैसे मैं तुम्हें एक बहुत छोटा सा सवाल पूछ लेता हूँ बस एक बार। अगर मैं तुमसे बोलूं ये मेरे पास स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस, केवल ओनली टेल मी कि किसको हम आर वेक्टर बोल रहे हैं, किसको, सपोज ये पर्टिकुलर पॉइंट है, या डिटर्मिनेंट कर लो या फिर जैसे हाउस एवर यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, यू कैन डू दैट। ओके, सपोज मुझे एक एफ वेक्टर दिया है, लेट्स से 2i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और मुझे बोला गया है मेरे को एक एग्जैक्टली नीचे वाला पॉइंट है और एक पॉइंट कोई यहाँ पे ले ले रहा हूँ। सपोज एक पॉइंट है ए ये, एक पॉइंट है बी ये, इसके कोऑर्डिनेट है 1,0, इसके कोऑर्डिनेट है 2,0, और जो ये फोर्स है इसके कोऑर्डिनेट ले लो 3,4। इफ आई आस्क यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, समझना। अच्छा, मुझे सॉल्व करके मत बताना, आई एम अज्यूमिंग कि तुम्हें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता है, वो डिटर्मिनेंट तरीके से करो या आई क्रॉस जे वाले तरीके से करो, जैसे भी तुम्हें करना है। ओनली आई वांट टू नो इन दिस पर्टिकुलर केस, इफ आई आस्क यू फाइंड द टॉर्क, एक बार पहले सवाल सुन लो फिर मुझे बताना कि क्या होगा। फाइंड द टॉर्क ऑफ एफ अबाउट दो पॉइंट।
अबाउट फर्स्ट इज पॉइंट ए एंड सेकेंड इज पॉइंट बी। सारे कोऑर्डिनेट दिए हैं, ओनली जस्ट टेल मी कि हम आर वेक्टर और एफ वेक्टर तो देखो मुझे दिया गया है। जस्ट टेल मी फर्स्ट वाले केस में आर वेक्टर किसको लेंगे और सेकंड वाले केस में आर वेक्टर किसको लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी 1, यस, सॉरी, आई एम सो सॉरी, यस, दिस इज 1,4 मैंने एग्जैक्टली नीचे बनाया है। ओके, यस। अच्छा, किसी का आंसर सही आएगा तभी मैं बताऊंगा, भी गलत आंसर वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। प्लीज कॉमा करके लिखना दोनों चीजें। गलत 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 गलत। कृष्णा, योर आंसर इज राइट, बाकी अभी तक गलत है। फर्स्ट वाला सही आ रहा है काफी लोगों का, सेकंड। अच्छा, एक चीज और, टॉर्क हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। जब मुझे प्रॉब्लम में सॉल्व करना है तो मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर पूछा जा रहा है तो आंसर मुझे आई और जे कैप में चाहिए। सो प्लीज डोंट से कि सर उसका मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई वांट द आंसर इन आई एंड जे कैप। ओके, धनंजय, योर आंसर इज राइट। तालिका गलत है, आविष्कार गलत है। अच्छा, माय होल पॉइंट इज हियर इज कि कई बार ना आर वेक्टर दिमाग में क्या आता है कि आर वेक्टर हम ओरिजिन से निकाल लें, है ना। सो प्लीज रिमेंबर, जिस पॉइंट के अबाउट पूछा है वहां पे ड्रॉ करने की कोशिश किया करो। अगर जस्ट इन केस अगर तुम्हें कुछ भी डाउटफुल लग रहा है, तो तुम्हें ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन बचपन में पढ़ाया गया है, ठीक है। बचपन में पढ़ाया गया, ओके। सो फर्स्ट इज, जब हम अबाउट ए पॉइंट बात कर रहे हैं तो मेरे लिए पोजीशन वेक्टर क्या है, ये वाला। लेट्स से इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं, पी बोल दे रहा हूँ या ओ बोल दे रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले केस में मेरा आर वेक्टर का काम करेगा, इन द फर्स्ट केस मेरा आर वेक्टर का काम करेगा ए ओ वेक्टर, प्लीज रिमेंबर, ठीक है। अगर कंफ्यूजन है, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ड्रॉ द, जो हमारा ट्रायंगल ऑफ एडिशन होता है, कि हमें ओ ए, सॉरी ओ नहीं लिखते हैं इसको यार, क्योंकि ओ रीजन को लिख रहे हैं, एक काम करते हैं इसको कुछ और पी लिख देते हैं, ठीक है। दिस पॉइंट इज पी, जिसको ओ लिख, जिसको भी कंफ्यूजन है, जिसके आंसर गलत है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। हमें, अगर मैं तुमसे बोलूं केवल ओ ए वेक्टर क्या है, तो कहने से वो केवल आई कैप है मेरे लिए। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ओपी वेक्टर, जैसे ही मुझे किसी चीज के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, तो ओपी वेक्टर क्या है मेरे लिए, आई कैप प्लस 4 जे कैप। जब हम पोजीशन वेक्टर की बात कर रहे हैं आर वेक्टर की, तो आर वेक्टर इज जिस पॉइंट से निकालना है और जहां पर फोर्स लग रहा है, दैट इज द वेक्टर। इन आर केस इट इज ए पी वेक्टर। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री से, या सॉरी ट्रिग्नोमेट्री बोलो, वेक्टर वाले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से मुझे पता है कि एपी वेक्टर निकालने का तरीका क्या होगा। कैन आई से दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। सो एपी वेक्टर इज नथिंग बट ओपी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। क्या सबको ये बात समझ में आती है क्या? वैसे तो तुम्हें डायरेक्टली दिखना चाहिए इट इज 4 जे कैप, बट स्टिल अगर कुछ अजीब सा दिया है, आई जे कैप में, के कैप में बहुत सारी चीजें दी गई हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है, देन आई विल गो विद द बेसिक थिंग। सर बट द फोर्स एंड रेडियस शुड बी परपेंडिकुलर, ओके, अंडरस्टैंड। जब हम बात करें ना मैग्नीट्यूड की, परपेंडिकुलर नहीं है ना। हमने यहाँ पर जब ये ओरिजिनल फॉर्मूला बोला, हमने यहाँ पर ये थोड़ा बोला कि आर और एफ परपेंडिकुलर है। आर और एफ होता क्या है, आर इंटू एफ इंटू साइन थीटा ना। दिस इज अ क्रॉस प्रोडक्ट। उसको दूसरा तरीका निकालना, जो ये आर इंटू साइन थीटा है, इसको हम आर परपेंडिकुलर लिखते हैं। जरूरी हर बार ये जरूरी थोड़ी कि आर और एफ अपने आप ही परपेंडिकुलर हो, है ना। हम आर साइन थीटा को एफ लिख रहे हैं, राइट। सो द पॉइंट इज कि ये आया, तो पहले वाले केस में ओपी वेक्टर पता है मुझे, ये पता है, तो फोर जे कैप आ जाएगा फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला, जब हम बी की बात करें तो मेरे लिए पोजीशन वेक्टर का काम कौन करेगा, ये वाला। ये कैसे निकाला जाए, हमें पी वेक्टर ओपी वेक्टर पता है, क्या हमें ओबी वेक्टर भी पता है, यस। ओबी वेक्टर फॉर मी इट इज व्हाट, 2 आई कैप। तो करस्पॉन्डिंगली हमारे लिए जो बी पी वेक्टर है फॉर दिस केस, बी पी वेक्टर, अगर मुझे नहीं पता है, आई विल गो अगेन विद द बेसिक, इट इज ओपी माइनस ओबी। बोलो 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 बोलो। ओपी मुझे पता है, ओबी मुझे पता है, उसको सॉल्व कर लेंगे, मेरा उत्तर आ जाएगा। टॉर्क तो निकाल ही लोगे तो, मतलब चलो, हाँ, मतलब है ना, सही है ना। अच्छा, माय पॉइंट इज, क्या क्या किसी को अभी इस चीज में डाउट तो नहीं है ना, कि दो चीजों का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं? अगर डाउट है भी तो भी मैं बताने वाला नहीं हूं, है ना। गो बैक टू द वेक्टर वाला चीजें एंड देखो कि दो तरीके होते हैं। आई वुड से कि अगर जब तक आई जे के कैप तीनों नहीं है, तब तक डिटर्मिनेंट वाला अननेसेसरली वो थोड़ा सा बड़ा, 5-10 सेकंड ज्यादा लग जाते हैं, है ना। जस्ट अगर मेरे पास केवल दो ही चीजें हैं, जैसे इन दिस केस केवल मेरे पास जे कैप है
उसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो डायरेक्टली कर लो, वाई टू गो फॉर द डिटर्मिनेंट वन, है ना, तो डायरेक्टली वी कैन सॉल्व इट। सही है, बड़े 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 आगे, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। गॉट इट यार, फाइनल आंसर मुझे नहीं पता यार, ये जे कैप दिया है मुझे, इसका इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, जे और आई का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो कहना है से मेरे पास -8 आएगा, तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा -8 के कैप, है ना। ओ इज एल कैप, व्हाट इज एल कैप, एल कैप क्या होता है ना, ओके, गॉट इट ना। अच्छा, तो हमें टॉर्क निकालना समझ में आ गया, सो थर्ड पार्ट ऑफ रोटेशन इज कि मुझे आई पता लग गया है, हमें अलग अलग फोर्सेस का टॉर्क निकालना आ गया है। मैंने एल लिखा है कहाँ पर, यू हैव रिटन एल कैप देयर, नहीं यार एल कहीं नहीं लिखा मैंने, नो, ओ ए है, इट्स आई कैप, आई कैप है, ओके ठीक है। तो अच्छा, पहली चीज हमने आई निकालना सीख लिया, फिर दूसरी चीज हमने टॉर्क निकालना सीख लिया, टॉर्क दो टाइप का हो सकता था, आईजे के फॉर्मेट में दिया है या फोर्स के फॉर्मेट में दिया है। अब अगर कोई चीज रोटेट हो रही है तो हमने क्या पढ़ा, आपस में रिश्ता क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, इट इज एग्जैक्टली एज एम इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए। जब फोर्स लगता था डिपेंडिंग अपॉन इट्स मास, हम उसका एक्सेलरेशन निकाल सकते थे। सिमिलरली अगर किसी चीज पे टॉर्क लग रहा है और वो बॉडी अगर मेरे पास एक 3D बॉडी है या फिर वो रोटेट करने वाली बॉडी है, तो हम उसका अल्फा निकाल सकते हैं, ठीक है। सो द होल आइडिया इज कि मुझे टॉर्क निकालना मैंने सीख लिया, आई निकालना सीख लिया, तो मैं अल्फा निकाल सकता हूँ, दैट्स द होल आइडिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर मुझे कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो रोटेट कर रहा हो, तो रोटेशन में हमने दो चीजें पढ़ी, एक थी प्योर रोटेशन और सेकेंड वाली चीज थी हमारे पास रोटेशन एंड प्लस ट्रांसलेशनल। तो सबसे पहली चीज हम पढ़ते हैं प्योर रोटेशन वाली चीज। प्योर रोटेशन का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास बॉडी, अगर समझना एक पॉइंट पे फिक्स है, ये पेन को अगर मैं तुमसे बोलूं घुमाने के कितने तरीके हैं, तो आई विल से इनफाइनाइट तरीके। इस पेन को मैं ऐसे घुमा सकता हूँ, मतलब वन ऑफ द एंड को फिक्स किया, तो ये घूम रहा है, ठीक है। अगर मैंने बीच में पकड़ा तो ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। यहाँ पे कहीं अजीब सी जगह पकड़ा तो ऐसे भी घूम सकता है, केवल ऐसे भी घूम सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हमारे पास अलग अलग आई होगा, ठीक है। तो हम इवेंचुअली हमें करना क्या है, हमें ये समझ में आ गया कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा जब हम करेंगे तो हमारे, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, फोर्स बॉडी, एक समझना, जैसे हमारे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, ये केवल अपनी जगह पे सेंटर के अबाउट घूम सकता है, और ये बॉडी प्योर रोल भी कर सकती है तुम्हारा, क्योंकि प्योर रोल खत्म हो चुका है तो इसके लिए बात कर रहा हूँ, ये बॉडी कुड बी प्योर रोलिंग ऑल्सो, ठीक है। तो एक अच्छे से प्रॉब्लम से स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ दिस, ओके। सो इफ आई आस्क यू, निकालने के तरीके क्या है समझना। अच्छा, मैं आ रहा हूँ अभी सारी चीजों पे आ रहा हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन, आईयूसीआर, इस पे अभी थोड़ा सा बाद में आते हैं, पहले एक बार बेसिक प्रॉब्लम एक बार समझो। अगर मैं तुमसे बोलूं, डू यू रिमेम्बर दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम जहां पर एक एम मास का ब्लॉक होता था, अगर ये थीटा एंगल है, अगर हम इसको यू स्पीड से थ्रो करते थे और हमसे पूछा जाता था ये ब्लॉक कब जाके रुकेगा, है ना, तो हम बोलते थे यार इस पे एम जी साइन थीटा पीछे लग रहा है या करस्पॉन्डिंगली इसका जी साइन थीटा पीछे लग रहा है, और हम फॉर्मूला लगा देते थे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है, और हमें उसकी डिस्टेंस पता लग जाती थी। नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, सपोज इस ऑब्जेक्ट को, अच्छा दो तीन कंसेप्ट बता रहा हूँ इसी प्रॉब्लम में, तो ध्यान से समझना, ठीक है। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक पुली है, पुली मतलब या कोई भी चीज है, और इस टाइप की सिचुएशन है, और ये रस्सी इस पुली पर स्लिप नहीं कर रही है, ठीक है, दिस पुली इज फिक्स्ड। हमें क्या बोला गया, इस पुली को मैंने ओमेगा से घुमा के छोड़ दिया, समझना, एट टी इज इक्वल टू 0 मैंने इस पुली को ओमेगा से घुमा के छोड़ दिया। इस पुली के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है, इसका मुझे आई दिया गया है। अच्छा, पुली इज समथिंग लाइक कुड बी डिस्क और रिंग ऑल्सो, इसलिए अगर आई की वैल्यू m r² है तो वो डिस्क होगी, अगर वो रिंग टाइप का है तो m r²। तो मुझे इस पुली का डायरेक्टली आई दिया गया है, इसकी रेडियस r दी गई है, हमने t इज इक्वल टू 0 पर उसको ओमेगा देकर छोड़ दिया, ठीक है। तो अभी तुम्हें दिख रहा है कि ये क्लॉकवाइज घूम रही है, तो ये ब्लॉक ऊपर आ रहा होगा। हमसे पूछा गया है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक, distance traveled by the block before it stops, before it stops,
बताओ बताओ। ओह, ये प्रॉब्लम करा हुआ है क्या? Someone had given me the answer. Is this problem is being already done? ये इतनी जल्दी सॉल्व कर लिया है? हाँ, एचसीवी का प्रॉब्लम बट या अच्छा। हाँ, एचसीवी में है ऑब्वियसली, बट सॉल्व करा हुआ है क्या? क्लास में कराया गया है तो मैं छोड़ता हूँ, नहीं तो कंसेप्ट नहीं, क्लास में नहीं कराया गया है। ओके, तो बस एक छोटा सा, चल कूल कूल कूल, अगर नहीं कराया गया है, अच्छा आंसर मत बताओ, सॉल्व प्रॉपरली एक बार करके देखना, नॉट सॉल्व इन क्लास ना। अच्छा, डाउट पूछा था मेरे से, अच्छा तभी उसी का ही मुझे याद भी हुई है। ओके, ठीक है, मेरे से ही डाउट पूछा था तो आंसर कैसे आ गए? चल सही है। अच्छा, तो एक बार क्विकली जिसको नहीं पता, एक बार छोटा सा कंसेप्ट रिपीट करना है इसमें, बाकी लोगों के लिए जल्दी से। समथिंग लाइक जो समझना, ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को बस एक बार अलग अलग, बहुत ऐसा मत सोचना कि बहुत ही मुश्किल चीज है। नॉर्मली रोटेशन थोड़ा सा मुश्किल लगता है जस्ट बिकॉज बहुत सारी छोटी छोटी चीजें है ना, तो वो छोटी छोटी चीजें इंडिपेंडेंटली क्लियर हो जाएगी ना, तो वो क्लियर हो जाए। डाउट है तो डाउट तो हम डिस्कस करेंगे, बट लेकिन एक बार ट्राई करो एक बार। अच्छा यार, मेरे को कोल्ड हो गया है, करो ट्राई ट्राई ट्राई। So I want to just make sure कि तुम्हें इक्वेशन लिखना समझ में आना चाहिए कि हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन। प्लीज इसको वैसे ही सोचना कि जैसे हम एक ब्लॉक को थ्रो करते थे, ठीक है, और वहां पर एक्सेलरेशन अगर मुझे पता होता था, ये वाला प्रॉब्लम कि अगर मैंने इसको यू स्पीड से या वी स्पीड से थ्रो करा है, मेरा ये कहाँ पर जाके रुकेगा, जहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी। तो हम क्या बोल रहे थे कि ये एक्स निकालना है, तो हम प्रैक्टिकली क्या करते थे, एक बार छोटा सा हिंट दे रहा हूँ, इस टाइप के प्रॉब्लम तो बहुत सिंपल होता था। क्या हम बोलते थे, यार इस पे पीछे जी साइन थीटा लग रहा होगा, एमजी का कंपोनेंट, और बिकॉज ऑफ दिस जी साइन थीटा ये रुकेगा। फिर हम बोलते थे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तो एस का काम या फिर एक्स का काम कौन करता था? यू स्क्वायर अपॉन टू ए का काम करता था जी साइन थीटा, है ना। तो बस मेरा आंसर एक्चुअली यही है। अब तुम्हें बस ये सोचना है कि हमारा u की जगह क्या टर्म आएगा, हमारा जो नीचे a था विच इज बेसिकली लाइक अ डिसलेरेशन, वो हमारे पास क्या आएगा, वो कैसे निकाला जाए? अब हम वो तो लिख ही नहीं सकते डायरेक्टली। स्क्वायर नो नो नो, नहीं। अच्छा एक चीज और, क्योंकि मुझे यार आई भी दिया है ना, तो मेरे आंसर में कहीं ना कहीं आई आएगा पिक्चर में, है ना। क्योंकि ये रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, हो सकता है स्फेयर ही बना दे पुली को, है ना। तो अलग अलग सिचुएशंस में मेरा आंसर अलग अलग आना चाहिए, तो मेरा आंसर में आई होगा फॉर श्योर। अच्छा अच्छा, पहले एक प्रॉब्लम मैं बताऊं क्या, अगला का तुम लोग ट्राई करोगे क्या? एक 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 जस्ट केवल सॉल्व करके मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कैसे करते हैं, ठीक है। यस सर, इस चीज में सब लोग यस। ओके, अच्छा तो कंसेप्ट ये बताना है, एक चीज याद रखो, जब भी हमारे पास एक पुली, रिमेंबर दिस थिंग, पुली की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर अगर रस्सी है और रस्सी से कोई भी चीज अटैच्ड है, प्लीज रिमेंबर इफ, जो हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, इसको जो याद करने की कोशिश करो, इसको हम एटवुड मशीन बोलते थे, ठीक है। वहां पर हम क्या बोलते थे, यार ये पुली घूम नहीं रही है। पुली घूम नहीं रही होती थी तो क्या होता था कि टेंशन ऑन बोथ साइड सेम होता था, ठीक है। जब भी हमारे पास पुली घूमेगी और अगर पुली के दो पार्ट हैं, तो प्लीज रिमेंबर की टेंशन अलग अलग होगा, ठीक है। वहां पर क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता था पुली में, पुली को हम मासलेस मानते थे। यहाँ पर पुली के पास आई है, मतलब उसका मास है। व्हेन वी आर सेइंग कि स्लिपिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये है कि पुली की जो ये रिम है वहां पर फ्रिक्शन है, वो फ्रिक्शन उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो पहली चीज ये समझनी है कि अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है, अच्छा ये v इज इक्वल टू ओमेगा में शॉर्ट सबको पता है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई एक सर्कुलर बॉडी है और वो ओमेगा से घूम रही है, तो किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी अगर वो पॉइंट एज पर है, तो उसकी वेलोसिटी ओमेगा आर होगी। अगर मैं वो बोलूं कि वो पॉइंट हमारे पास आर बाई टू पर है, तो ओमेगा आर बाई टू होगी, v इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है। सो द माय क्वेश्चन इज, नहीं यार ये आंसर गलत है भी। ओके, सो माय पॉइंट इज कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर सबको पता है, यहाँ पर बस याद ये रखना है कि ओमेगा एक बॉडी का डिफाइंड होता है, समझना।
जब हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो एक वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड। जब हम ओमेगा या फिर अल्फा की बात करते हैं तो अगर मेरे पास बहुत बड़ी बॉडी भी है ना, उस बॉडी का ओमेगा और अल्फा सेम रहेगा किसी भी पॉइंट का हो, है ना। बॉडी की वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट कुड बी डिफरेंट, बट ओमेगा और अल्फा इज ऑफ अ बॉडी डिफाइंड, ठीक है। तो पॉइंट क्या है, अगर जब मैं तुमसे ये बात करूं कि अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये जो टॉप मोस्ट पॉइंट है जहां पर रस्सी अटैच्ड है, कहना से वो टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी होगी। मुझे थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पर एक बार समझने के लिए, फिर एक बार बाद में लिख लेना, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट की जो वेलोसिटी है, कहना से वो ओमेगा आर होगी। अगर ये पॉइंट स्लिप हो रहा होता तब एक अलग कहानी होती है। इफ दिस पॉइंट इज नॉट स्लिपिंग, कहना से रस्सी का जो ये वाला पॉइंट है विच इज अटैच टू द ब्लॉक, उस पॉइंट की भी वेलोसिटी हैज टू बी ओमेगा आर। तो जो हमारा वेलोसिटी का काम कर रहा है या जिसको हम इनिशियल वेलोसिटी यू बोलते हैं, वो हमारा काम करेगा ब्लॉक के लिए ओमेगा आर। अगर मैं किसी तरीके से ये पता कर लूं कि यार यहाँ पर हमारे पास डिसेलरेशन का काम जो ऊपर वाले केस में एम जी साइन थीटा की वजह से जी साइन थीटा करता था, इस केस में कौन करेगा। नाउ द प्रॉब्लम इज यहाँ पर कोई रस्सी तो थी नहीं। अब मैं तुमसे बोलूं अगर मैं तुम एफवीडी बनाओ इस ब्लॉक का, तो तुम बोलोगे एम जी साइन थीटा तो लग ही रहा है, एम जी साइन थीटा इज एक्टिंग हियर, बट एक टेंशन भी आ गया है, तो एक टेंशन भी लग रहा है। सो इस ब्लॉक के लिए अगर मैं एफबीडी बनाऊं, इवेंचुअली अगर मेरा ब्लॉक रुक रहा है कहीं पर भी जाने की वजह से, तो कैन आई से दिस थिंग कि mg sin थीटा हैज टू बी मोर देन द टेंशन। तो जो न्यूटन्स लॉ वाली इक्वेशन है वो वही पुरानी वाली इक्वेशन है कि mg sin थीटा माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। बिल्कुल पुरानी इक्वेशन है, इसमें तो मैंने कुछ करा नहीं, ठीक है। नाउ द प्रॉब्लम इज अगर मुझे सच में टेंशन जीरो होता तो हमारी एक ही वैल्यू जी साइन थीटा आ जाती जो पहले आती थी। अब यहाँ पर टी आ गया, मतलब 100% मुझे एक और इक्वेशन चाहिए विच इज अ रिलेशन बिटवीन टी एंड समथिंग सच दैट हमारा टी एलिमिनेट हो जाए। हमेशा याद रखना, जो रोटेशन वाले प्रॉब्लम होते हैं, एक इक्वेशन होती है ट्रांसलेशनल मोशन की और दूसरी इक्वेशन होती है हमारे पास रोटेशनल मोशन की। तो ये ब्लॉक तो घूम ही नहीं रहा है, घूम कौन रहा है, ये पुली। अगर पुली घूम रही है ना। अच्छा एक और चीज, तो टॉर्क इज इक्वल टू, जब हम आई अल्फा लिखते हैं तो टॉर्क किस पॉइंट के अबाउट लिखा जाए, सवाल ये है हमारे पास। ओके, नॉर्मली किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हो, बट प्लीज रिमेंबर इट इज अ सेफर हैबिट टू राइट टॉर्क। अगर कोई बॉडी हिंज्ड है तो अबाउट दैट हिंज पॉइंट। अगर कोई बॉडी फ्री है, मतलब इफ दिस पेन इज फ्री, हर जगह पे दुनिया में जा सकता है, देन ऑलवेज राइट अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अच्छा बहुत सारी चीजें हैं इसमें, अभी जब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा तब बताऊंगा, बट अगेन सेफर थिंग, अगर कोई बॉडी हिंज है तो हिंज पॉइंट के अबाउट लिखो, अगर नहीं है फ्री है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ओके, इन दिस केस आई विल राइट टॉर्क अबाउट दिस पॉइंट। अच्छा इस पुली के एफबीडी में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक पुली का एमजी लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन लग सकता है जहां पे हिंज है, जहां से वो अटैच है वहां पे हो सकता है टेंशन लग रहा हो, बट हर एक पॉइंट सेंटर से पास हो रहा है तो सारे फोर्सेस का टॉर्क जीरो हो जाएगा। केवल एक ही फोर्स बचा विच इज टेंशन हेयर, जिसका टॉर्क आएगा। तो कहना है से यहाँ पे मैं इक्वेशन लिखूंगा, सो विच इक्वेशन आई एम राइटिंग, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। सो टॉर्क अबाउट द सेंटर कहना है से केवल टी इंटू आर आएगा, इज इक्वल टू आई अल्फा। इन दिस केस मुझे आई डायरेक्टली गिवन है इंटू अल्फा, दिस इज द इक्वेशन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, है ना। बाकी सबके टॉर्क जीरो हो चुके हैं, क्लियर है यहाँ तक। अगली इक्वेशन आती है एक कंस्ट्रेंट रिलेशन की, ठीक है। ये अल्फा किसका डिफाइंड है, ये बॉडी का, समझना ध्यान से। तो कहना है से ए इज इक्वल टू आर अल्फा भी होगा, ये कहां से आ गया, ये यहां से आया कि इस बॉडी का जो डिसिलरेशन आ रहा है ए, क्योंकि ये फिर से ये पॉइंट स्लिप नहीं हो रहा है, तो इस बॉडी के पास पुली के पास जो अल्फा आएगा, जो भी टॉप मोस्ट पॉइंट का हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, इट हैज टू बी इक्वल टू ए। सो ए इज इक्वल टू आर अल्फा इज अनदर इक्वेशन। तो अब क्या करूं, विच पार्ट ए इज इक्वल टू आर अल्फा वाला पार्ट। अच्छा ये इक्वेशन क्लियर है सबको, ये दोनों इक्वेशन, लास्ट सेंटेंस जो कहा आपने अच्छा समझना। कई बार ना हमें v इज इक्वल टू ओमेगा आर और a इज इक्वल टू आर अल्फा ना हमेशा बाय डिफॉल्ट याद हो जाता है, ये बाय डिफॉल्ट वाली सिचुएशन नहीं है। इस पुली को ना मैं थोड़ा सा बड़ा करके बना रहा हूँ, समझना। पुली का वो बना रहा हूँ एफबीडी। रस्सी मुझे कैसी दिख रही है, ऐसे टेंशन लग रहा है इधर, कहने से पुली पर केवल एक ही फोर्स लग रहा है जो पुली को टॉर्क दे रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अंडरस्टैंड। अच्छा सेकेंड इक्वेशन में डाउट है। अच्छा पुली का एफबीडी देखो ध्यान से, ये सेंटर है, एक एमजी लग रहा होगा क्या, हाँ लग रहा होगा, 100% पुली का एमजी तो लग ही रहा होगा।
पुली को मैंने अगर यहाँ पे रोक के रखा है मतलब वेल्ड किया होगा, यहाँ पे वेल्डिंग हुई होगी। वेल्डिंग जब भी होगी या कोई भी हिंज चीज होती है वहां पे कुछ फोर्सेस लगते हैं हिंज के, एन एक्स एन वाई मान लो या कुछ हिंज फोर्सेस मान लो। कहना है इसे अगर मैंने किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क की इक्वेशन लिखी तो इसके फोर्सेस भी आएंगे, एमजी का टॉर्क भी आएगा। तो सेफर थिंग क्या है कि अगर कोई बॉडी हिंज है इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखी, सो कहना है इसे इस पॉइंट के अबाउट तो बाकी सारे फोर्सेस के टॉर्क जीरो। कौन से फोर्सेस के? एमजी का जीरो, या यहाँ पे जो हिंज फोर्सेस लग रहे हैं उसका जीरो। कहना है इसे टी का टॉर्क निकालने का तरीका क्या? उस लाइन को हवा में बढ़ाओ, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कहना है इसे टी का टॉर्क टी इंटू आर। अभी समझा? किसको डाउट है? फाद समझ रहे हैं अभी? बोलो बोलो बोलो। अभी आगे लिख रहा हूँ मैं, अभी पहले इतनी चीज समझ में आई। ओके अब समझना। टी इंटू आर लिखा मैंने। अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, तो हम क्या बोलते हैं कि अच्छा इमेजिन कर लो, ये तो इमेजिन करके ही हो जाता है काम। ये हमारे पास अगर एक पुली है, अगर मैं उसको ऐसे खींच रहा हूँ तो कह रहा है से पुली विल ट्राई टू रोटेट इन दिस डायरेक्शन। रोटेट नहीं, रोटेट तो हमने करके छोड़ा है, उसके पास जो अल्फा आएगा टॉर्क की वजह से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। ये समझ में आ रहा है? सो अल्फा की डायरेक्शन विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? है ना? सो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा नहीं, ओमेगा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अल्फा की बात कर रहा हूँ। किसी चीज में टॉर्क है तो वो उसको अल्फा देगा, ओमेगा तो मैंने उसको दिया हुआ है। अंडरस्टैंड? ये वाला प्रॉब्लम में मेरा यू ऊपर, ब्लॉक ऊपर जा रहा था बट उसका एक्सेलरेशन पीछे था ना। कभी भी यू एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिफाइन नहीं करता ना। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलग अलग चीजें है ना। वेलोसिटी की डायरेक्शन अलग हो सकती है, एक्सेलरेशन की भी अलग हो सकती है ना। Similarly, force defines the direction of acceleration. Similarly, torque defines the direction of alpha. तो कहना है इसे अल्फा मेरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है। यहां तक सही है? तो नाउ द सेकंड इक्वेशन इज क्लियर। अब जो थर्ड इक्वेशन में ये बता रहा था, अल्फा पे साइन निगेटिव क्यों नहीं? बिकॉज हाँ, सो वो हम बाद में आ रहे हैं ना, हम यहाँ पे डिसेलरेशन बोल रहे हैं ना। अभी इस पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तब हम, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑपोजिट होते हैं तो हम उसको डिसेलरेशन बोलते हैं। अभी तो मैं केवल अल्फा का मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूँ। तो मैंने टॉर्क लिखा इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना। अभी तो टॉर्क की और अल्फा की डायरेक्शन सेम ही है ना। टॉर्क हमारा, अच्छा केवल अगर एक ही फोर्स लग रहा है, समझना, अगर मैं उसको ऐसे पुल कर रहा हूँ पुली को, तो उस पे अल्फा कैसे आ रहा है? ऐसे ना। व्हेन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला, ओमेगा और अल्फा वाला फॉर्मूला, तब हमारे पास डायरेक्शन का चक्कर आएगा। हियर वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। सो फर्स्ट इक्वेशन इज क्लियर। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? न्यूटन्स लॉ वाली इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? टॉर्क वाली इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन इज द कंस्ट्रेंट का इक्वेशन। व्हाट इट सेज कि अगर मैं तुमसे बोलूं इसका अल्फा एंटी क्लॉकवाइज आया है, इस हाईएस्ट पॉइंट जहां पर रस्सी अटैच्ड है और जो पुली का हाईएस्ट पॉइंट है, कहने से उस पॉइंट का जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा at इज इक्वल टू आर अल्फा। आई एम श्योर सर्कुलर मोशन में भी पढ़ा होगा और यहाँ पे भी पढ़ा है। तो हाईएस्ट पॉइंट का जो एक्सेलरेशन होगा वो आर अल्फा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस पॉइंट का at इज इक्वल टू आर अल्फा और वही एक्सेलरेशन होगा ऑफ द ब्लॉक। एक्सेलरेशन मतलब डिसेलरेशन, है ना, क्योंकि वो पीछे की तरफ होगा। तो अभी ये तीनों इक्वेशन क्लियर है क्या? हाँ, आंसर आंसर तो चलो ठीक है, बट पॉइंट इज ये अभी क्लियर है। अब देखो, अब खत्म हो गया प्रॉब्लम। इस अल्फा की जगह मैं लिख रहा हूँ ए अपॉन आर। इस आर को मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आई बचा, अपॉन में आर आया। अल्फा की जगह हम राइटिंग ए अपॉन आर। So can I say for me equation of t is coming out to be I into a upon r square। पहली वाली इक्वेशन और इस इक्वेशन को लेट से फोर्थ बोल दो। फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ को अगर मैं ऐड कर दूं, कहना से टेंशन कट जाएगा, जितने हम चाहते थे कट जाए। तो कहना से मेरा लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? एम, इसमें एम ए और यहाँ पर आई अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लिया इंटू ए आ गया। तो मेरे पास जो ए की वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है? एम जी साइन थीटा अपॉन एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर। अब मेरे लिए प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। नाउ फॉर मी द प्रॉब्लम इज वेरी सिंपल। जो पुराना वाला प्रॉब्लम था कि अगर मैं ब्लॉक को यू स्पीड से थ्रो कर रहा था तो कितनी जगह पे जाके रुक रहा था? वो इस जगह पे। इस केस में हमने ब्लॉक को प्रैक्टिकली कितने से थ्रो करा है? ओमेगा इंटू आर से, है ना। और उसका मुझे डिसेलरेशन पता लग गया है। तो कहना है इन दिस केस डिस्टेंस क्या हो जाएगी? नथिंग बट वही वाली चीज, क्या? यू स्क्वायर अपॉन टू ए। जस्ट यू हमें डायरेक्टली नहीं गिवन है तो यू की जगह हम लिख देंगे ओमेगा आर।
तो उसका होल स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 2a। a की वैल्यू क्या है ये। अब उसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो लिख लो, बट द कंसेप्चुअली चीजें समझना कि इंपॉर्टेंट क्या थी जो मैं समझाने चाह रहा था। एनी प्रॉब्लम ऑफ द टॉर्क जहां पर हमारा, 1 सेकेंड में इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है, अंडरस्टैंड। ये इक्वेशन लिखनी समझ में आनी चाहिए। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा समझ में आना चाहिए। किस पॉइंट के अबाउट लिखना है, हमेशा अगर कोई पॉइंट हिंज है तो उसके अबाउट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट दिस इक्वेशन, एंड द थर्ड इक्वेशन इज द कंस्टेंट मोशन। एक्स कैसे मिला यार, एक्स वही जब हमारे पास लीनियर मोशन होता था, क्विकली ध्यान से समझो, लीनियर मोशन होता था, हम यू स्पीड से थ्रो करते थे, तो हम क्या बोलते थे, ब्लॉक कहां पर जाकर रुकेगा, वो डिस्टेंस कैसे निकालते थे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। बिल्कुल 100% इट विल कम इन मी। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनली ब्लॉक जहां रुक रहा है वहां वेलोसिटी 0, u इज u, 2as, है ना। हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि रिटार्डेशन है, तो हमारा a का काम कौन करेगा, माइनस ए। तो याद है ना काइनेमेटिक्स में हम ये काम करते थे, यू स्क्वायर अपॉन 2a इज द डिस्टेंस। अभी हम कमिंग, एक मिनट, है ना। तो ये वाली चीज करते थे ना, है ना। लास्ट स्टेप में नेगेटिव, थर्ड लास्ट स्टेप में नेगेटिव आएगा कहाँ पर। ये तो मैंने डायरेक्टली वो माइनस को इसीलिए कंज्यूम कर दिया। ये इक्वेशन याद करने की कोशिश करो, है ना। तो यहाँ पर हम माइनस ए लिखते थे, तभी वो फाइनली प्लस आता था ना। हम डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती, है ना। तो यहाँ माइनस आता था और वो उधर पे जाके प्लस बन जाता था। तो मुझे ये आंसर याद है। अच्छा, ये आंसर तुम्हें भी याद होना चाहिए। इट इज सेम थिंग एज कि अगर मैं इसको यू स्पीड से थ्रो करूँ, ये कहाँ पर जाकर रुकता है, मैक्सिमम हाइट अटेन बाय अ पार्टिकल, है ना। वो कैसे आती थी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। वही काम हमने यहाँ पे करा है, यू स्क्वायर अपॉन 2g इज माई आंसर। यू का काम इस केस में कौन कर रहा है, ओमेगा आर। जी का काम कौन कर रहा है, इतना पूरा बड़ा वाला मसाला, दिस थिंग। थर्ड लास्ट स्टेप पे, क्वेश्चन के थर्ड लास्ट स्टेप, अब यार मैंने एक स्टेप लिखे नहीं है, विच स्टेप यू आर सेइंग, दिस वन, ये वाला। यार ये वाला स्टेप कैसे लिखा है, यार देख, इन दोनों को ऐड कर, ये फर्स्ट इक्वेशन और फोर्थ को ऐड कर। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द फोर्थ इक्वेशन। टेंशन और टेंशन गायब, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचा, एम जी साइन थीटा। राइट हैंड साइड पे क्या बचा, एम ए प्लस आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ए कॉमन लिया तो आई, सॉरी, एम प्लस आई बाई आर स्क्वायर इंटू ए। सर नेगेटिव आएगा ना, आएगा ना वहां पर, कहाँ पर मैंने फर्स्ट और फोर्थ को ऐड किया, किस जगह पर नेगेटिव आएगा, सब कुछ अच्छे से लिखा। यार अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, बट अल्फा जब कम हो रहा होता है, ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी, बट अगर वेलोसिटी मेरी टाइम के साथ कम हो रही है तो ए इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी टी हो जाता है ना। कैन यू एक्सप्लेन द सर्कल अगेन, सर्कल अगेन, विच सर्कल, ये वाला सर्कल, पुली वाला। uh, एक मिनट, शुड इट बी, अच्छा फिर से मैं बोलूँ, जिसको ये डाउट हो रहा है ना, यू स्क्वायर ये माइनस आना चाहिए सर। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ये ऑलरेडी डिसिलेशन है अंडर। एक सेकंड मैं ये वाला डाउट क्लियर कर दूं, दो तीन को डाउट हो रहा है। अगर हम इसको यू स्पीड से थ्रो करते थे, सिंपल ट्रांसलेशनल मोशन, ये कहीं ना कहीं जाके रुकता था ना। हम क्या बोलते थे, क्यों रुक रहा है, क्योंकि एम जी साइन थीटा पीछे लग रहा है, तो हम बोलते थे यहाँ पे जी साइन थीटा लग रहा है इधर। तो दिस इज अ काइंड ऑफ डिसेलरेशन वाला केस, अंडरस्टैंड। तो हम यहाँ पे लिखते थे, ये फॉर्मूला हमारा ये होता था, v को जीरो बोलते थे, u को पॉजिटिव बोलते थे, प्लस 2a। हम a को माइनस जी साइन थीटा लिखते थे, क्यों, क्योंकि ये पीछे है, तो ये माइनस जब उधर जाता था तो प्लस बन जाता था ना, और मेरा आंसर ये आता था, राइट। मतलब हमारा एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वही तो आएगा नीचे। अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगा दिया सपोज, तो मेरे डिस्टेंस नेगेटिव कैसे हो सकती है, डिस्टेंस हैज टू बी पॉजिटिव ना। अभी समझा। अच्छा, द ब्लू वन में मैं बस ये बता रहा था, v इज इक्वल टू जो ओमेगा आर होता है ना, जब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, अभी ऐसा हो सकता था ना, ये रस्सी टॉपमोस्ट पॉइंट पे अटैच ना हो, किसी बीच वाले पॉइंट पे अटैच हो, तो प्लीज रिमेंबर v इज इक्वल टू ओमेगा आर लगाते टाइम ये चेक करना कि वो जो रस्सी है वो किस पॉइंट पे अटैच है, कि ओमेगा बॉडी का टाइम है ना, ओमेगा या फिर अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड, ये दो अलग अलग चीज है। मैं समझना, उनका डाउट तुम्हारा ये है। मैं तुम्हें बोलूं, ये रस्सी ना अगर मैं यहाँ पे अटैच कर दूं सपोज किसी तरीके से, मतलब कैसे होगी मैकेनिकली वो बात अलग है, तो वो कम वेलोसिटी से मूव करेगा, है ना। सो पॉइंट इज कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर में कई बार हमें ये याद रह जाता है कि r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल,
है ना, हो सकता है ना कि हम इस पॉइंट की वेलोसिटी पूछ रहे हैं। सो ओमेगा एंड अल्फा इज डिफाइंड फॉर अ बॉडी, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इज डिफाइंड फॉर अ पॉइंट। अभी सबको यहां तक कहानी क्लियर हुई है क्या अच्छे से? बोलो बोलो बोलो, बढ़े आगे, और आगे बढ़े। Can you repeat the last point again and which one is the last point? बहुत सारी चीजें बताई हैं मैंने इस प्रॉब्लम में, लेकिन स्पेसिफिकली टेल मी, ये वाला, ये वाला लास्ट पॉइंट, ये वाला ना, फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन कुछ नहीं करा है हमने, टॉर्क की इक्वेशन समझ में आ गई। देखो, टॉर्क की इक्वेशन टी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। हमने आर को डिवाइड कर रहा तो लेफ्ट राइट हैंड साइड में आई अपॉन आर आ गया। अल्फा की जगह मैंने, यहां से देख अल्फा क्या आ रहा है, ए अपॉन आर, तो अल्फा की जगह ए अपॉन आर लिख दिया। तो टी क्या आ गया, ए आई ए अपॉन आर स्क्वायर। मुझे टी अच्छा नहीं लग रहा था, क्यों? क्योंकि मुझे किस चीज से मतलब था कि उसका डिसेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या है, तो मुझे टी अच्छा नहीं लग रहा था। इस केस में अगर टी पूछा जाता तो फिर मैं इवेंचुअली जो ए की वैल्यू आई है वो यहाँ पे रिप्लेस कर देता और मेरा आंसर आ जाता। बोलो बोलो बोलो, अभी क्लियर है? बढ़े आगे थोड़ा सा अब वापस, बढ़े आगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक और चीजें और अभी बता रहा हूँ। तो एक तो ये वाले टाइप के प्रॉब्लम होते हैं, एक प्रॉब्लम होते हैं जहां पर कि ना हो सकता है कुछ लोगों ने, वेट फॉर अ सेकेंड, ओके देख लो एक बार अच्छा, एब्जॉर्ब इट आराम से, बिल्कुल सारी चीजें समझो। एक भी प्रॉब्लम अगर अच्छे से क्लियर हो जाएगा ना, मतलब एक भी नहीं होना, सारे जितने प्रॉब्लम हम कर रहे हैं मतलब अलग अलग कंसेप्ट पे कर रहे हैं, वो सारी चीजें। शेयर द राइट, हाँ हाँ कर दूंगा यार, मेरे लिए थोड़ा, तुम्हारे लिए ही वो लास्ट लाइन शिफ्ट। अरे यार समझ लो ना, पुरानी वाली आदतें अभी तक चली रही है क्या तुम्हारी? ओके, ये लो, खुश हो जाओ। हमें सब तुम्हारे नोट्स बने हुए हैं यार, लो। कुछ तो चेंज होना चाहिए। टॉपलिंग करा दो, टॉपलिंग लास्ट पार्ट है, टॉपलिंग के लिए ये सब समझ में आना चाहिए, है ना, टॉर्क और फिर थोड़ा सा एक बार स्टेप्स समझते हैं, टाइम मिलेगा करा दूंगा। पहले एक एक चीजें समझो, मतलब ये वाले एंगुलर मोमेंटम सब बता दो ना सारी चीजें। और इसके बाद एक और चीज के बाद एंगुलर मोमेंटम पे यार, एक एक प्रॉब्लम ही कर रहे हैं ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट। डन, ओके, समझना। ओके, सो एक टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जहां पर हमें हिंज फोर्सेस पूछे जाते हैं, तो मैं कुछ चीजें पूछ रहा हूँ, एक ही प्रॉब्लम कर रहे हैं उस पे, ठीक है, और उस पे बहुत सारी चीजें पूछ रहा हूँ, 5 6 7 8 प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। और ये प्रैक्टिकली तुम इमेजिन भी कर सकते हो ये प्रॉब्लम। मेरे पास एक रॉड है ऑफ मास एम, लेंथ एल, वो टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वाले कुछ कंसेप्ट पे प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ, ठीक है। बहुत क्या क्या चीजें पूछी जा सकती हैं। ये है हमारे पास पेन, एक जगह पे मैंने हिंज किया है, जो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड पे है वो पॉइंट हिंज है। जैसे ही मैंने रिलीज करा, ठीक है, द मोमेंट आई हैव रिलीज दिस थिंग, फाइंड अल्फा ऑफ द रॉड, फर्स्ट पार्ट, अल्फा ऑफ रॉड जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग। बचाओ, यार बहुत अंधेरा हो रहा है क्या? जस्ट आफ्टर रिलीजिंग उसका अल्फा बताओ। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, आई गॉट 1 2, सब सबके सही आंसर आ गए, बहुत ही अच्छा। अच्छा, मैं केवल अल्फा पूछा, अभी अभी उस पर मत जाओ यार, फोर्सेस हिंज फोर्सेस की बात करो, केवल अल्फा। ओके, आई एम जस्ट गुड। इसका राइट, फुटबॉल राइट। अच्छा, तुम लोगों को मैंने बताया हुआ है, ओके ठीक है, आगे। अनिका राइट, जी अभी गलत है, गलत है गलत। अच्छा एक मिनट प्लीज यार, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं बताओ ना, मैं तुमसे अल्फा पूछ रहा हूँ, ठीक है ना, है ना, डोंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या करूँ, ये प्लीज आंसर हैज टू बी ओनली इन टर्म्स ऑफ, तुम्हें मास दिया है, एल दिया है, ठीक है, तो मेरा और जी तुम्हारे पास हमेशा होता है जिंदगी,
तो आंसर केवल इसी के टर्म्स में आएगा, कुछ अलग चीज अगर तुम दोगे आंसर के टर्म्स में तो फिर मतलब वही है। हो सकता है तुम्हारा आंसर सही हो बट लेकिन यार आर मैंने दिया है क्या, व्हाट इज आर? ए भी नहीं दिया, आर भी नहीं दिया है, नहीं यार। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आराम से समझिए। केवल स्टार्टिंग में तीन चालूंगा, वैष्णव राइट। ओके, आइडिया इज, फिर से क्या रिपीट कर रहा हूँ, अल्फा कहाँ से आएगा? उल्टा उल्टा सोचना स्टार्ट किया करो। अल्फा कहाँ से आता है? हमारे पास एक ही इक्वेशन मुझे बताई गई है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, और कोई इक्वेशन बता ही नहीं गई है मुझे। तो मुझे टॉर्क लिखना पड़ेगा। फिर हम सोचेंगे अच्छा, अगर मैंने किसी चीज को हिंज कर दिया है तो क्या मैंने उसका आई फिक्स कर दिया है? हाँ। तो मतलब अगर मैं किसी तरीके से टॉर्क निकाल लूं तो मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे अल्फा निकालना है, आई मुझे पता है, आई एम अज्यूमिंग अब ये सब पता होगा। अगर मैं टॉर्क निकाल लूं तो मेरा काम खत्म हो जाएगा। टॉर्क, फिर हम सोचेंगे अच्छा किस पॉइंट के अबाउट लिखा जाए? इफ अ बॉडी इज हिंज ऑलवेज रिमेंबर टॉर्क हैज टू बी कैलकुलेटेड अबाउट दैट हिंज पॉइंट। अगर मैं हिंज पॉइंट पे आ रहा हूँ तो हम सोचेंगे टॉर्क कैसे। अच्छा, इफ आई आस्क यू, एक मिनट एक चीज और समझ लो, इफ आई आस्क यू हाउ मेनी फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन दिस इन दिस सिचुएशन, प्लीज रिमेंबर mg तो लग ही रहा है। एंड दूसरी चीज, कोई चीज हिंज है तो प्लीज याद रखो, अभी इस पे डिस्कस कर रहा हूं मैं, कि हमेशा हिंज फोर्सेस ना तुम nx और ny दोनों लगाओगे। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो जीरो हो जाए, चाहे nx जीरो हो जाए ny जीरो हो जाए, बट इनिशियली यू विल ऑलवेज अप्लाई nx एंड ny। ठीक है, सेकंड थिंग इज, तो और फायदा क्या है हिंज फोर्सेस के अबाउट टॉर्क लिखने का, कि nx और ny के दोनों के टॉर्क जीरो हो जाएंगे। तो कह रहे हैं इसे mg का टॉर्क क्या आएगा? mg इंटू किस पॉइंट के अबाउट? फिर से हिंज पॉइंट के अबाउट, इंटू L/2 आई। अच्छा प्लीज कोई ये मत बोलना मुझे ये याद नहीं है, ml²/3। रॉड का आई अबाउट द पॉइंट हिंज पॉइंट इज ml²/3 इंटू अल्फा। पहला पार्ट बहुत सिंपल था, m गायब, एक एल गायब, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर इज अल्फा इज इक्वल टू 3g/2 है। इसमें तो बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। है तो प्लीज मुझे कंसेप्चुअल चीजें पूछना कि क्या डाउट है, या तुमने कुछ ऐसा किया कि सर हमने कहीं इसके अबाउट लिखा उसके अबाउट लिखा, देन आस्क। सोचो सोचो, अगर कुछ डाउट है तो पूछो। Acceleration of A just after release। टाउ का बताओ एक बार, एक मिनट। बाकी लोग यार ये ट्राई करो, मैं बता रहा हूँ। जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, टाउ का बताओ एक बार। ओके, टॉर्क के लिए क्या दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने क्या क्या पढ़ा? पॉइंट ए, ये एक्सट्रीम पॉइंट है। ओके, टॉर्क हमने से हम क्या पढ़ा है? टॉर्क के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, आर क्रॉस एफ है ना। आर किसके लिए? आर कहाँ से पता लगेगा? आर उस पॉइंट से पता लगेगा मुझे जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी हिंज है, या जिस पॉइंट के अबाउट मुझे निकालना है। ठीक है, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। अच्छा ये बात समझ में आती है क्या? अगर मैंने इस पेन को इस जगह पे हिंज कर दिया और मैं उसको ऐसे घुमा रहा हूँ, देन हमारे पास उसका जो आई होता है वो ml²/3 होता है। ये चीज क्लियर है ना? दूसरी चीज क्या, कि अब मुझे टॉर्क लिखना है। टॉर्क हम किस पॉइंट के अबाउट लिख सकते हैं? किसी भी पॉइंट, जो पॉइंट तुम्हारा मन है, इसके अबाउट लिखो, इसके अबाउट लिखो, इसके अबाउट लिखो। कहना से अगर मैंने दुनिया में कोई अजीब सा पॉइंट ले लिया, सपोज मैं बोला इस पॉइंट के अबाउट लिखो, तो कहना से मेरे पास nx और ny के भी टॉर्क आएंगे फिर तो। क्या मुझे nx और ny की वैल्यू पता है ना? तो हमारे लिए सेफेस्ट ऑप्शन क्या है, कि उसी जगह पर पहुंच जाओ जहां पर nx और ny पास हो रहे हैं, सच दैट nx और ny का टॉर्क जीरो हो जाए। तो मैंने बोला वो कौन सा पॉइंट है? केवल हिंज पॉइंट। तो अगर मैं हिंज पॉइंट पे बैठ गया तो कह रहे हैं से nx और ny का टॉर्क जीरो। बचा क्या? केवल हमारे पास mg। mg कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ मास पर। अगर mg सेंटर ऑफ मास पर लगता है तो कह रहे हैं से mg का टॉर्क क्या हो जाएगा? mg इंटू L/2। सर कैसे पता? mg को हवा में बढ़ाया, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, तो दिस इज द डिस्टेंस। कहने से ये डिस्टेंस एग्जैक्टली L/2 के बराबर होगी। एम जी इंटू L/2 इज इक्वल टू आई एल। सही है, सही है, सही है। किसी को और डाउट? वेरी गुड, आई गॉट सेकेंड आंसर, राइट 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 राइट, वेरी गुड। चलो बहुत अच्छी बात है, ये दोनों चीजें क्लियर है। ओके, ओके यार, तीन चार लोगों का है एक बार। ओके,
तो हमारे पास हमें क्या बताया गया, हमें बताया गया है दो चीजें कि अगर कोई बॉडी घूम रही होती है उसके पास दो टाइप के एक्सेलरेशन हो सकते हैं, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल. व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज रेडियल एक्सेलरेशन विल बी ऑलवेज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, जिसकी वैल्यू होती है हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आर, एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डिपेंड्स अपॉन अल्फा. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा अल्फा पे डिपेंड करता है. तो कैन आई से इन दिस केस हमें ए पॉइंट का पूछा है. कैन आई से अगर हम किसी चीज को रिलीज कर रहे हैं, जस्ट रिलीजिंग, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, उसका ओमेगा क्या होगा, जीरो, क्योंकि हमने जस्ट उस इंस्टेंट पर छोड़ा है ना. अगर उस इंस्टेंट पर छोड़ा है तो उसका ओमेगा जीरो है. ओमेगा जीरो तो कैन आई से ओमेगा स्क्वायर आर इज ऑल्सो जीरो. तो कहना से मेरे पास तो ए आर जीरो हो गया. ए टी हमने क्या बोला, इट इज आर अल्फा. प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग, आर अल्फा का मतलब क्या है, ए टी एक्सेलरेशन किसी पॉइंट का डिफाइंड है, अल्फा बॉडी का डिफाइंड है. अगर मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये रॉड है तो इसका अल्फा ऑफ एवरी पॉइंट विल बी द सेम, क्योंकि, और ये घूम कैसे रही है, ऐसे. ये एक्सट्रीम पोजीशन पे ये पॉइंट है विच इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट एल. तो हमारे लिए आर का काम इस केस में एल कर रहा है. डोंट जस्ट अज्यूम कि हर केस में वो एल करेगा. और अल्फा की वैल्यू मैंने निकाल ली है विच इज 3g/2 एल. एल और एल गायब तो मेरा आंसर आ गया 3g/2. सर किस इंस्टेंट पर, रिपीट किस इंस्टेंट पर, नॉट गेटिंग द क्वेश्चन. अच्छा, रादर देन सेइंग जीरो कैन वी से ओमेगा इज वेरी नेग्लिजिबल, नो, ओमेगा इज एग्जैक्टली जीरो. जब हम किसी चीज को रिलीज कर रहे हैं उसके पास अल्फा कितना भी बड़ा हो बट ओमेगा इनिशियली तो जीरो होगा ना. मैंने बताया कि किसी बॉडी का एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अलग अलग. तुम्हारे दिमाग में जो थॉट प्रोसेस चलता है ना कि सर ये तो चलने लगा बट वो स्टार्ट तो जीरो से ही हो रहा है ना, नेग्लिजिबल नहीं है वो, एग्जैक्टली जीरो. इसीलिए जब ये वर्ड यूज किया जाता है जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, जस्ट आफ्टर का मतलब यही है कि उसके पास इवन तो अल्फा है, अल्फा की वैल्यू अगर बड़ी भी है बट जस्ट आफ्टर उसका ओमेगा जीरो होगा. एक चीज है. दूसरी चीज, जस्ट रिलीज का मतलब ही यही है कि इमीडिएटली आफ्टर रिलीज. इमीडिएटली आफ्टर मतलब मैं तुमसे बोलूँ कि टी इज इक्वल टू जीरो पे रिलीज करा और आई एम टॉकिंग टी इज इक्वल टू 10⁻34 सेकेंड, वो जीरो ही है ना. और उसका, अच्छा जब हम ये बात कर रहे हैं तो प्लीज ये सब डिस्कशन का पॉइंट ही नहीं है कि सर हम इसको बहुत छोटा बोले, है ना. सो वी आर अज्यूमिंग इट टू बी जीरो, है ना, इवन तो अल्फा इज लार्ज. क्या यहाँ तक सही है? अच्छा सेकेंडली, हाँ तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता रहा था कि अगर मैं तुमसे बोला सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो हम बोलते हैं कि अल्फा इंटू L/2 होता है ना, क्योंकि इस जगह से वो L/2 डिस्टेंस पर है. एक चीज है. थर्ड चीज इसमें पूछी जाती है, फाइंड हिंज फोर्सेस. फाइंड हिंज फोर्सेस. समझना ध्यान से, हमने जब न्यूटन्स लॉ पढ़ा, ठीक है, तो हमने बोला कि F इज इक्वल टू एम ए हमें इक्वेशन बताई गई थी. नाउ द पॉइंट इज, जो पुराना वाला चैप्टर था उसको सेंटर ऑफ मास एक कंसेप्ट है, ठीक है, कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि यार ये सेंटर ऑफ मास वाली चीज है. तो हमने सेंटर ऑफ मास का आइडिया डिफाइन ही इसलिए करा कि न्यूटन ने तो F इज इक्वल टू एम ए बता दिया, तो अभी फोर्स इज इक्वल टू एम ए. बट अभी अभी मैंने बोला कि ए तो यार पॉइंट का डिफाइंड होता है, हर एक पॉइंट का एक्सेलरेशन. यू कैन सी दिस, यार लास्ट वाला जो पॉइंट है उसका एक्सेलरेशन आ रहा है 3g/2. अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जस्ट आफ्टर रिलीजिंग, तो मेरा आंसर क्या आएगा, L/2 इंटू अल्फा. तो कैन यू सी दिस थिंग कि वो आ रहा है 3g/4. तो कैन यू सी कि अलग अलग पॉइंट का एक्सेलरेशन अलग अलग है. तो जब हम F इज इक्वल टू एम ए निकालना चाह रहे हैं तो हम ए किस पॉइंट का लिखेंगे, क्योंकि सर आपने बोला ए, हाँ एक मिनट, तो हमने क्या बोला, ए तो पॉइंट का डिफाइंड है. तो प्लीज रिमेंबर जब मुझे F इज इक्वल टू एम ए लगाना होगा फॉर एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट विच इज रोटेटिंग, प्लीज रिमेंबर कि यहाँ पर ए ऑफ हम हमेशा सेंटर ऑफ मास का लिखेंगे. क्यों लिखेंगे, उसका लॉजिक ही यही है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली हमने सेंटर ऑफ मास डिफाइन करा है. ठीक है. हिंज फोर्सेस निकालने का तरीका क्या, हमें पुराना, बिल्कुल ही पुरानी वाली चीज पे आ जाओ. कौन सी पुरानी वाली चीज, न्यूटन्स लॉ. भूल ही जाओ ये बॉडी घूम रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. जस्ट थिंक अबाउट द फोर्सेस. कहना है इसे, इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एन वाई, एक एन एक्स और एक एन जी, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है. तो अगर मैं वाई डायरेक्शन में एफ इज इक्वल टू, दो इक्वेशन है हमारे पास, एक एक्स डायरेक्शन में लिखना चाह रहा हूँ और एक वाई डायरेक्शन में. अगर मैं एक्स डायरेक्शन में लिखूं तो मैं बोलूंगा एन एक्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन. एक्सेलरेशन किसका, अगेन आई एम सेइंग सेंटर ऑफ मास का. ठीक है.
क्या एक्स डायरेक्शन के जो एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं उसी को तो ही हम रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर। और रेडियल एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर आर। आर का काम कौन कर रहा है, L/2। एक्चुअली मेरा आंसर ये होना चाहिए, जस्ट आफ्टर रिलीजिंग। क्या बोला, उसका ओमेगा 0 है, तो कहना है से मेरा आंसर 0 आ गया। आइडिया इज प्लीज रिमेंबर कि m इंटू ए एक्स आया है, उसके बाद ax की वैल्यू ये होगी। अगर सच में मैं उसको झटका देके छोड़ता, मैं बोलता ये पेन है और मैंने झटका देके छोड़ा है, मतलब उसके पास ओमेगा है, यहाँ पर नहीं है इसलिए 0 आ रहा है। सेकेंड केस, सेकेंड केस व्हाट, वाई डायरेक्शन में कितने फोर्स लग रहे हैं, mg लग रहा है और एक ny लग रहा है। सेंटर ऑफ मास का जो हमारे पास एक्सेलरेशन आया है, कहना से वो ये आया, सॉरी कहाँ गया, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन ये आया था और किस डायरेक्शन में आया था, नीचे के डायरेक्शन में। सर आपको कैसे पता, ऐसे पता, अल्फा नीचे है ना, तो आर अल्फा नीचे की तरफ आएगा, मतलब हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर किसी चीज का बॉडी का एक्सेलरेशन नीचे है, तो नीचे वाला फोर्स हैज टू बी मोर देन ऊपर वाला। तो नीचे mg लग रहा है, ऊपर ny लग रहा है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। तो कहना है से mg, हमें हमें क्या निकालना है, सॉरी हमें ny निकालना है ना। तो कहना है से माय आंसर फॉर ny इज नथिंग बट, ny को राइट में लेकर जा रहा हूँ, तो mg माइनस m ay का काम कर रहा है, हमने निकाल लिया है, विच इज 3g/2, 3g/4 सॉरी, इट इज कमिंग आउट टू बी mg/4। बोलो बोलो बोलो, कंसेप्चुअली कोई भी पार्ट जिसमें तकलीफ लग रही है, दिस इज अ इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम। इस पे बहुत सारे प्रॉब्लम इस पे बेस्ड देखने को मिलेंगे। इसका एक और पार्ट कर रहे हैं हम, बट लेकिन कंसेप्चुअली अल्फा कैसे निकालना है, टॉर्क वाली इक्वेशन से। हिंज फोर्सेस कैसे निकालने हैं, फोर्स वाली इक्वेशन से। हमने ए वाई को 3g/4 क्यों निकाला, वेरी गुड। ओके, अभी क्या बोला मैंने, बॉडी का अल्फा डिफाइंड है, राइट, मतलब अगर ये बॉडी घूम रही है तो कहना है से इस बॉडी का अल्फा सेम है। एक मिनट बता रहा हूँ, है ना, समझना ध्यान से। बॉडी का हिंज फोर्सेस आर आस्क्ड इन द एग्जाम, अच्छा जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। वैसी चीजें नहीं पढ़ाऊंगा ना जो एग्जाम में नहीं आएंगी, तो मुझे खुद ही नहीं आती, है ना, जो एग्जाम में पूछी जा रही है वही बता रहा हूँ। अच्छा, if you will try to understand every single step, then it will look easier. If you will see the whole picture ना कि सर इतनी सारी चीजें कर दी, then it might look difficult. तो प्लीज अंडरस्टैंड कि अलग अलग इंडिपेंडेंट चीजें समझो, कि टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा एक इक्वेशन है, उससे हमने अल्फा निकाला। ए इज इक्वल टू आर अल्फा एक इंडिपेंडेंट सर्कुलर मोशन की इक्वेशन है, बाकी न्यूटन लॉ की इक्वेशन है ना। तो छोटी छोटी चीजें इंडिपेंडेंटली समझो, डोंट गेट कंफ्यूज कि सर इतना बड़ी चीज है। इंडिपेंडेंटली ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्मॉल पार्ट। एनवाई निकालने के लिए सेंटर ऑफ मास टॉर्क निकाल सकते हैं क्या, ओके अच्छा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज डोंट गेट इनटू दिस थिंग कि तुम टॉर्क सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिख रहे हो, ठीक है। उसका रीजन ये होता है कि कुछ स्यूडो फोर्सेस आएंगे एनएक्स एनवाई की, यस 100% लिख सकते हैं। इफ यू आर आस्किंग मी कि क्या हम किसी और पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिख सकते हैं, यस किसी भी पॉइंट के अबाउट लिख सकते हो, सेंटर ऑफ मास हो चाहे इवन ए पॉइंट के अबाउट भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, बिल्कुल ही, ठीक है। अभी उस पर नहीं जाना, मैं आई विल टेल यू लेटर, बट लेकिन अभी safer is to write about the hinge point, yes but we can write, okay। हाँ मैं एक मिनट रिपीट कर रहा हूँ, सेकंड आर कहाँ से लिया, एक्सेलरेशन को v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, ओके ठीक है। दो तीन चार डाउट है, एक बार क्विकली अंडरस्टैंड। बॉडी का मैंने अल्फा डिफाइन करा है, ठीक है, जब हमने बॉडी घूम रही थी तो जो ये अल्फा आया ये पूरी बॉडी का डिफाइंड है। बट अगर मैं तुमसे बोलूं हिंज फोर्स मूव कर रहा है क्या ना, हिंज फोर्स मूव ही नहीं कर रहा है, मतलब हिंज फोर्स जहां पर लग रहा है या जहां पर जो बॉडी का हिंज वाला पॉइंट है विच इज पॉइंट बी, इफ आई आस्क यू बी पॉइंट का एक्सेलेरेशन क्या है, तो ये तो मुझे आंखों से दिख रहा है कि यार वो जिंदगी भर रुका रहेगा। ये रॉड कैसे भी मूव करे, दिस पॉइंट इज फिक्स, तो उसका एक्सेलेरेशन हमेशा 0 है। अलग अलग पॉइंट का एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, इफ द पॉइंट इज फार अवे, द फारदेस्ट पॉइंट इज ए, तो कहना है से ए पॉइंट का एक्सेलेरेशन कितना आएगा, ए पॉइंट का आर इंटू अल्फा। ए पॉइंट हिंज वाली पोजीशन से कितना दूर है, एल डिस्टेंस दूर है। अल्फा बॉडी का सबका सेम है, यस, तो मैंने 3g/12 इंटू एल किया। तो अगर मैं पूछूं कि इनसे सेंटर ऑफ मास का कितना एक्सेलरेशन आएगा, तो सेंटर ऑफ मास हिंज पॉइंट से कितना दूर है, L/2 डिस्टेंस, तो उसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, अल्फा विच इज 3g/12 इंटू L/2, तो वो 3g/4 आ गया। यहाँ तक क्लियर, सही है। अब ये वाली इक्वेशन में डाउट हो रहा है कुछ कुछ लोगों को, ठीक है। अब मैं बोलूँ कि तुम सब कुछ भूल जाओ ना, अब तुमने कुछ करो ही मत,
व्हाट आई एम सेइंग इज अब फॉरगेट एवरीथिंग। नाउ अब ये सोचो कि वाई डायरेक्शन में अगर मुझे एन वाई निकालना है, तो हम बोलेंगे अगर मुझे एन वाई निकालना है या कोई भी फोर्स निकालना है तो मुझे पहले एफबीडी बनाना पड़ेगा। अंडरस्टैंड? तो एम जी लग रहा है नीचे, एन वाई लग रहा है ऊपर। जब हम F इज इक्वल टू एम ए लिख रहे हैं, हमारे पास ए का है सेंटर ऑफ मास का। अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी वाई आएगा और यहाँ पर भी सेंटर ऑफ मास के लिए वाई आएगा। हमें अभी अभी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन पता लग गया है क्या? हाँ, 3g/4 है। मतलब इस बॉडी के जो सेंटर ऑफ मास है उसका नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और कितना है? 3g/4। अगर इस बॉडी को पॉइंट मास सोचूं तो मैं ये बोलूंगा उस पर एक फोर्स लग रहा है नीचे, एक फोर्स लग रहा है ऊपर, और उसका एक्सेलरेशन है ये। तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? एम जी नीचे, एन वाई ऊपर। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। व्हाई डू वी टेक टॉर्क टू द सेंटर? टॉर्क थ्रू द सेंटर नहीं ले रहे हैं हम, टॉर्क ले रहे हैं अबाउट द हिंज पॉइंट। अच्छा, हम सेंटर ले सकते हैं, ओके। यार मैं बता सकता हूँ अभी के लिए तो तुम्हारा काम चल जाएगा, है ना? तुम सेंटर के अबाउट लिखोगे ना अगर टॉर्क, तो डायरेक्टली आ जाएगा वैसे तो। एन वाई इंटू एल बाई टू इज इक्वल टू आई अल्फा, डायरेक्टली तुम्हारी एन वाई की वैल्यू आ जाएगी। बट एज ऑफ नाउ आई एम सेइंग कि प्लीज थोड़ा सा एज ऑफ नाउ अभी ये वाला करो प्रैक्टिस, है ना? हिंज पॉइंट है तो हिंज पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क लिखो, ये हर जगह काम करता है। एन वाई कांट बी, वाई एन वाई कैन कांट बी एक्टिंग डाउनवर्ड, ओके दिस इज अ वेरी जेन्युइन क्वेश्चन। सर आपने एन वाई क्यों लिख दिया ऊपर? ओके वेरी गुड। ओके, मेरा मन है मैं एन वाई, वेरी वेरी गुड, समझना। मैंने एनवाई लगाया नीचे, हाँ सर आपको कैसे पता एनवाई ऊपर? तो मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा? मुझे ये तो पक्का नीचे पता है एनवाई नेगेटिव आ जाएगा। वेरी गुड, तुम सवाल खुद ही करोगे खुद ही, अच्छा नहीं किसी और ने आंसर दिया, वेरी गुड आंसर। सो मैं लिखूंगा इक्वेशन, अगर मैंने एनवाई नीचे लगाया तो मैं इक्वेशन लिखूंगा एनवाई प्लस एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए। ए का काम कौन कर रहा है? 3g/4। देखो ध्यान से, एनवाई की वैल्यू आ गई माइनस, जो मैंने डायरेक्शन मानी थी उसकी ऑपोजिट हो जाएगी। यू कैन राइट एनवाई माइनस, चलेगा। सर सूडो फोर्स भी आएगा अबाउट सेंटर ऑफ मास, राइट? इन विच केस सूडो फोर्स, यार सूडो फोर्स एक फॉल्स फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आता है, अंडरस्टैंड? बट फायदा ऑफ सूडो फोर्स क्या होता है कि कि वो हमेशा सेंटर ऑफ मास पे लगता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम मैं करा दूंगा अभी सूडो फोर्स पे, बट हाँ सूडो फोर्स तभी आएगा जब तुम व्हेन यू आर राइटिंग द इक्वेशन अबाउट सम अजीब सा पॉइंट, तो आएगा 100%। क्या थोड़ा सा आगे बढ़े यार, कुछ एक अगली चीज पे आए अब हम? अच्छा अगली चीज पे नहीं, हाँ अब ओमेगा वाली चीज पे और आते हैं, ठीक है? सो ओमेगा वाली चीज पे, अब यही रॉड अगर हमने रिलीज करी है ना, तो रिलीज करने के बाद थोड़ी देर बाद ये नीचे भी आएगी ऑब्वियसली, वर्टिकल हो जाएगी, है ना? कैन यू रिपीट ऑल द स्टेटमेंट्स, ऑल द, ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन थी, मैंने इसको रिलीज करा, ऑब्वियसली आफ्टर सम टाइम इट विल लुक लाइक दिस, सीधा, नॉट टेढ़ा, इट विल लुक लाइक दिस आफ्टर सम टाइम। जब ये वर्टिकल हो गई, तुम्हें सारे स्टेट प्रॉब्लम्स रिपीट करने हैं। फर्स्ट वन इज, जब ये स्ट्रेट हो चुकी है, फाइंड अल्फा ऑफ द रॉड। सेकंड, सेकंड क्या था यहाँ पर? रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए, ऐसे ही लिख रहा हूँ, है ना? ए आर एंड ए टी, अब तुम्हें समझ में आ गया क्या क्या पूछ रहा हूँ। थर्ड वन इज हिंज फोर्सेस। अब क्लियर सबको आना चाहिए अभी ये वाली चीज। यार न्यू क्वेश्चन समझ लो, ऑब्वियसली नहीं न्यू क्वेश्चन मतलब कंटिन्यू उससे, लेकिन कोई लेना देना नहीं है, बट इनिशियल कंडीशन मुझे ये दी है, तो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम इज दिस, ये ऐसे था, मैंने इसको रिलीज करा, ये ऐसा हो गया। जब ये एग्जैक्टली वर्टिकल होगा तब क्या क्या कहानी है। जब हम ए आर और ए टी की बात कर रहे हैं ना, तो अबाउट का कोई नहीं है, है ना? हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं। ए आर और ए टी ऑफ विच पॉइंट? नहीं, ए आर ए टी अबाउट, ए आर ए टी ऑफ पॉइंट ए, ए आर ई टी ऑफ पॉइंट ए, ऊपर वाला ही है मतलब पॉइंट ए। इन फोर्सेस जीरो हो जाएगी? नहीं भाई, नो जीरो। बताओ 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 बताओ। यार ओमेगा आ जाएगा, यस ऑब्वियसली ओमेगा आ जाएगा, वेरी गुड। तो ओमेगा आ जाएगा तो ओमेगा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
and we do it by total kinetic energy. Yes, तो थोड़ा सा kinetic energy का concept that I want to explain है, तो वो सोचो। चॉकलेट नहीं खा रहा हूँ, गला खराब है, योगी कंटे का खा रहा हूँ। ओके, अच्छा, कंसेप्ट दैट आई वांट टू एक्सप्लेन क्विकली एक बार। अल्फा विल बी सेम, तुम सोचो अल्फा सेम होगा क्या? अच्छा, अल्फा इज समथिंग लाइक एक्सेलरेशन। अगर बॉडी में अल्फा किस पे डिपेंड कर रहा है? टॉर्क पर। अगर टॉर्क चेंज हो रहा है ना, तो अल्फा चेंज होगा। फॉर्मूला हमारा, इक्वेशन तो हमने एक ही पढ़ी ना, हमने और कोई पढ़ी नहीं है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, ये हिंज पॉइंट है, ठीक है। हमने और कोई इक्वेशन नहीं पढ़ी है। यस, वेरी गुड, कूल 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 कूल, आई गॉट टू ओनली टू आंसर्स राइट फॉर अल्फा। धनंजय भी गलत है, सोचो जरा। तुरुरु, तुरुरु, तुरुरु। गलत 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 गलत। छोटी सी हिंट दूं? प्रिया गलत, श्रेय गलत, होम राइट, कवि राइट। वेरी गुड, ओके, तीन चार राइट आ गए मुझे। वेरी गुड, ओके। यार, कंसेप्ट एक बार समझ में आएगा, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब ये भी क्या बात करी, हिंज फोर्सेस हमें अगर नहीं पता होंगे, हम क्या करेंगे? एनएक्स एन वाई दोनों मान लेंगे, ठीक है। अगर मुझे नहीं पता है कि कहाँ लग रहा है, क्या लग रहा है, एनएक्स एन वाई। अच्छा, किसी का भी सवाल आया था, सर आप ये कैसे मान रहे हो? डायरेक्शन, जो डायरेक्शन तुम्हारा मानने का मन है वो मान लो। मेरे एन वाई ऊपर मान रहे हो, एनएक्स तुम्हारा मन है ऑपोजिट मान सकते हो। डोंट रैंडमली पुट द डायरेक्शन इन अजीब सा डायरेक्शन। जो भी तुम अजीब सा भी मानना चाह रहे हो ना, मेक श्योर कि वो 90 डिग्री है, ठीक है। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा? एक एमजी लग रहा होगा, और तो कोई फोर्स है ही नहीं, मतलब इस पर। तो कहना से हमने अभी भी क्या बात करी, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा लिखने का अगर मेरा मन है, किस पॉइंट के अबाउट लिखेंगे? उसी पॉइंट के अबाउट लिखेंगे जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी हिंज है। एनएक्स और एनवाई का भी जीरो, कहना से हिंज पॉइंट पे ही हमारा एमजी, सॉरी, एमजी इज आल्सो पासिंग थ्रू द हिंज पॉइंट। कहना से सारे टॉर्क जीरो। ऊपर अभी अभी बताया, या तो पॉइंट पर ही फोर्स लग रहे हैं, या फिर ऐसा कोई फोर्स जो मुझे नहीं दिख रहा है कि उस पॉइंट से पास हो रहा है कि नहीं, उसको हवा में बढ़ाओ। जैसे ही तुम एमजी को हवा में, यार अब ये लाइन इधर बन गई, डोंट गेट कंफ्यूज की सर वो तो पास हो ही नहीं रही है ना। रॉड जब हम बात करें तो पतली सी रॉड है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। तो कहना से एमजी की जो लाइन है वो भी हिंज पॉइंट से पास हो रही है। तो कहना से टॉर्क जीरो। अब आएगी कुछ भी वैल्यू, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? कहना से अल्फा जीरो आएगा। बोलो 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 बोलो, ठीक है। पहली चीज, दूसरी चीज अंडरस्टैंड, अल्फा जीरो, यस। अच्छा, किसी को ऐसा डाउट आ रहा हो कि सर अल्फा जीरो है, रॉड तो मूव करती हुई दिख रही है। अल्फा जीरो होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसका ओमेगा जीरो है। जब ये ऊपर से आए नीचे, तब तक इसके पास ओमेगा आ चुका था, इसकी वजह से वो आगे जाए, ठीक है। सेकंड थिंग इज ए आर एंड ए टी। हमने क्या बोला? सेंटर ऑफ मास जो है हमारा, सेंटर ऑफ मास के पास दो एक्सेलरेशन होंगे। कौन कौन से दो एक्सेलरेशन? अच्छा, अलग से लिखा हुआ तो गंदगी हो जाएगी, ठीक है। एक एक्सेलरेशन जो टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, जिसको हम ए आर बोलते हैं, और दूसरे एक्सेलरेशन को हम ए टी बोलते हैं, ठीक है। किसी भी जगह पर, ठीक है। ए आर और ए टी दो एक्सेलरेशन है मेरे पास। तो हमने क्या बोला, ए आर निकालने का तरीका, फॉर्मूला हर बार स्टैंडर्ड है, ओमेगा स्क्वायर आर। ए आर का तरीका ये होता है। ए टी निकालने का तरीका होता है आर अल्फा। अगर मेरा अल्फा ही जीरो है, बिना दिमाग लगा आई कैन डायरेक्टली से कि दिस इज जीरो, एक काम खत्म। अच्छा, तुम जैसे ही उल्टा करना स्टार्ट करोगे ना, तुम्हें अपने आप समझ में आता जाएगा कि क्या निकालना है, कहाँ से निकालना है ना। मैंने अल्फा पूछा था तो अल्फा निकाली, जैसे मैंने एटी लिखा मेरे फॉर्मूले में ही आर अल्फा आ रहा है, तो मैंने आर को सोचा ही नहीं, है ना। हमें ए पॉइंट का निकालना है, इस पॉइंट का ए आर एटी निकालना है। बट लेकिन यहाँ पर जैसे ही हम आए तो हमने बोला यार हमें ओमेगा पता होना चाहिए। जब ये रॉड वर्टिकल से, सॉरी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल हुई, उस टाइम पर ये रॉड कितने ओमेगा से घूम रही है, हमें ये पता होगा, तब तो हम ओमेगा स्क्वायर आर कर पाएंगे। फॉर दैट वर्क एनर्जी थ्योरम। वेरी गुड, ओके। सर गिविंग मी सारे आंसर, वेरी गुड यार, कूल, वेरी गुड, ओके। सो जिसको जिसको एक बार डाउट है, एक बार क्विकली समझ लो। हमारी रॉड की इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन हो गई ये, मतलब रॉड थ्री, यस राइट।
नया लेता है, हाँ। नहीं नहीं, अभी गलत है। ओके, एक मिनट, जल्दी समझो। ये रॉड थी ऐसी, फाइनली हो गई ऐसी, तो हुआ क्या होगा इवेंचुअली? रॉड का जो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पर था, कहना से वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पहुंच गया, मतलब उसका सेंटर ऑफ मास नीचे आया। कहना से आई कैन डायरेक्टली राइट पोटेंशियल एनर्जी में लॉस जो भी हुआ है वही उसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन है। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ यहां से, एल बाई टू नीचे आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी का लॉस, आई कैन डायरेक्टली राइट एम जी इंटू एल बाई टू हैज टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का गेन। नाउ क्वेश्चन इज, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? if a body is in pure rotation, when we are talking about pure rotation मतलब किसी पॉइंट के अबाउट हिंज है, हमेशा उसकी काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे हम हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से, नो हाफ एम वी स्क्वायर। अगर बॉडी मेरी हिंज्ड है किसी पॉइंट के अबाउट, बॉडी इज इन प्योर रोटेशन, ऑलवेज ऑलवेज राइट द काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, एम वी स्क्वायर बिल्कुल गलती मत करना, ठीक है? ओके, हाफ आई का काम कौन कर रहा है? एम एल स्क्वायर बाई थ्री इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास ओमेगा आ गया क्या? यस, बिल्कुल आ गया। एल गायब, एल गायब, तो ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी अंडर रूट ऑफ थ्री जी बाई एल। पहला काम खत्म। क्या हमारा ओमेगा पता है? यस। अगर ओमेगा पता है तो ओमेगा स्क्वायर पता है, ओमेगा स्क्वायर पता है। सो इफ आई पुट डाउन द वैल्यू ऑफ ओमेगा हियर, कह रहा है से ए पॉइंट का मेरे पास एक्सेलरेशन भी आ जाएगा विच इज ए आर, है ना? तो कह रहा है से फॉर ए, ए टी हमारे पास जीरो आ चुका था, ए आर की वैल्यू आ गई ओमेगा स्क्वायर आर, क्योंकि ए पॉइंट बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट है तो वहां पर लिखूंगा मैं एल। तो थ्री जी बाई एल इंटू एल, गायब गायब, इट इज कमिंग आउट टू बी थ्री जी। ओमेगा रूट थ्री जी बाई टू एल होगा, क्यों यार? एम और एल गायब, ये टू से ये टू गायब, केवल थ्री तो बचा। व्हाई नॉट हाफ एम वी स्क्वायर? ओके, इफ आई आस्क यू अगेन, अच्छा किसी ने सवाल किया हाफ एम वी स्क्वायर क्यों नहीं है? वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं तुमसे बोलूं व्हाट इज हाफ एम वी स्क्वायर, वी तो यार हर पॉइंट का अलग अलग है ना, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंट थिंग, बट व्हाई नॉट हाफ एम वी स्क्वायर? इज ट्राई एंड अंडरस्टैंड सब लोग, कहना है ऐसे हर एक पॉइंट का वी अलग, इस पॉइंट का वेलोसिटी जीरो, इस पॉइंट का वेलोसिटी मैक्सिमम, हर एक पॉइंट को अलग 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 हम बैठ, दिस इज नॉट अ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यार आई डोंट रिमेम्बर, एक क्लास मैंने ली थी जहां पर मैंने बताया था कि आई का फैक्टर आता क्यों है। हम इस रॉड के ना हर एक को इनफाइनाइट पार्ट में तोड़ दो, हर एक पार्ट को, और हर एक पार्ट की छोटी 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 हाफ एम वी स्क्वायर लिखो। जब वो सबको ऐड करा जाता है, सिग्मा हाफ एम वी स्क्वायर, इन सब इनफाइनाइट छोटे छोटे को ऐड करूँ ना, देन इट कम्स आउट टू बी दिस। तो इसीलिए हमने आई हमें पढ़ने की जरूरत थी ही नहीं। अगर हमारे पास हाफ एम वी स्क्वायर काम कर रहा होता ना तो हम आई एक्चुअली पढ़ते ही, बिकॉज बॉडी का ओमेगा सेम था बट हर एक पॉइंट का वी अलग अलग था। तो हमने क्या किया, जब ये काम करा ना तो फिर वहां पर वो जो टर्म आता है वो टर्म आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और उसको हम डायरेक्टली यूज करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग दिस। समझा? बोलो, अभी समझा ना? ओके कूल, है ना? बट डेरिवेशन देखना थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया यार। हिंज फोर्सेस के लिए मैंने फिर से क्या बोला है, पूरी चीजों को सब कुछ भूल जाओ, क्या सोचो कि इस पे कितने फोर्सेस लग रहे हैं? आई विल से एक एन वाई लग रहा है और एक एन एक्स लग रहा है। तो अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं, डायग्राम देखना और इक्वेशन देखना साथ में, एक्स डायरेक्शन की बात करूं तो उस पर कितने फोर्स लग रहे हैं? केवल एक एन एक्स, और कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है। और हम जब F इज इक्वल टू एम ए लगाएंगे तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? फोर्स इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ व्हाट, सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन। कहना है से उसी को ही हम एटी बोल रहे हैं। कहना है से एटी हमारा जीरो है, एन एक्स की वैल्यू जीरो आ गई, एटी जीरो है, सेंटर ऑफ, सॉरी ये हमने इसका लिखा है, बट तो सेंटर ऑफ मास का भी जीरो होगा क्योंकि वो ओमेगा स्क्वायर समथिंग आएगा, नहीं? एक मिनट में लिख दे रहा हूँ, एम आइडियली क्या आना चाहिए, ओमेगा, सॉरी, आर अल्फा, आर का काम करेगा एल बाई टू इंटू अल्फा, है ना? एटी की वैल्यू ये आएगी। सर वाई इजंट एम एल स्क्वायर बाई ट्वेल्व, इट इज अबाउट सेंटर ऑफ मास। रॉड किसके अबाउट घूम रही है? जब हम यहाँ पर आई लिख रहे हैं तो ये आई किसके अबाउट होगा? जिसके अबाउट रॉड घूम रही है ना। आई किस पे डिफाइन कर रहा है? आई अगर रॉड ऐसे घूम रही होती
तब हमारा ml²/12 होता है ना। रॉड इज रोटेटिंग अबाउट द एक्सट्रीम पॉइंट, तो आई का काम क्या करेगा, ml²/3 ना। ओके, तो ये आया क्योंकि इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास अल्फा 0 आया था, तो हमारे पास nx की वैल्यू 0 आ गई। इफ आई राइट द सेम इक्वेशन इन y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में कितने फोर्सेस लग रहे हैं, एक ny लग रहा है और एक mg लग रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ है, तो ऊपर वाला फोर्स हैज टू बी मोर देन नीचे वाला फोर्स, इज इक्वल टू मास टाइम्स y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, और उसी को हमने ar बोला है। तो हमारे पास m इंटू ar का काम कौन करता है, ओमेगा² r। अगर हम सेंटर ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो कहना है इसे r का काम करेगा L/2। ओमेगा² क्या मुझे पता है, यस, विच इज 3g/l इंटू L/2। गायब गायब, यहाँ पे आ रहा है 3g/2 और यहाँ पर आ रहा है mg, और सो इट विल कम आउट टू बी 5mg/2। नेट फोर्स जो कि x इस केस में 0 आ रहा है। अरे हाँ, डेडलाइन सबको समझ आ गया, हाँ बोलो, यहाँ तक आने क्लियर। तो हर बार ऐसा होता है क्या कि nx और ny में कोई एक 0 हो जाता है, नहीं, प्लीज ऐसा कुछ बिल्कुल मत याद रखना कि nx और ny 0 हो जाते हैं। प्लीज ऑलवेज रिमेंबर वी आर सॉल्विंग विद द फंडामेंटल। अगर मैं इसी चीज को किसी एंगल पे दे देता, nx and y दोनों आते हैं। So when we will take the radial acceleration, then when we will take the radial acceleration, okay. अगर if any particular body is rotating in a circular motion or a rotational motion, हर time पर at every instant body would be having two acceleration. One is called tangential, which is always acting towards the tangential direction. One is always acting towards the center, which is radial acceleration. This radial acceleration is omega² r or v² upon r. This is r alpha. So what to take when depending upon the situation. वन सेकेंड, अच्छा बहुत सारी चीजें पूछ लेंगे, एक मिनट नोट करो, अच्छा किसी को नोट करना है। वन सेकेंड, while calculating the hinge force, so basically हाँ मतलब इस केस में जरूरत है, there is a possibility they would be asking only AR and AT of different point, which is like the second part, है ना। तो मुझे hinge force की जरूरत नहीं, हो सकता है केवल वो AR और AT पूछ ले। V of center of mass, I work energy थोड़ा वाला इक्वेशन कर सकते हैं ना। V of center of mass and I about center of mass को, I'm not getting that. V of center of mass and I about center of mass, we can do that. But क्यों दो मेहनत करनी, है ना। We can directly, this is easier ना, कर सकते हैं। Yes, सर रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया है ना। रेडियल एक्सेलरेशन फाइंड, हाँ हमने स्टार्ट यहाँ से करा। रेडियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है ओमेगा² r। फिर हमने बोला यार ओमेगा कैसे आएगा, तो ओमेगा के लिए हमने फिर एनर्जी इक्वेशन लगाई सच दैट मुझे ओमेगा पता। यस, क्लियर क्लियर क्लियर। अल्फा फिर से बताओ। अल्फा तो बहुत ही आसान था इस केस में। देखो डायग्राम देखो इस चीज का, कितने फोर्सेस है डायग्राम में, ny है, nx है और एक mg है। हमने क्या बोला, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, किसके अबाउट लिखना सेफर है, हिंज पॉइंट के अबाउट। क्या nx और ny तो हिंज से ही पास हो रहे हैं, mg हिंज से पास नहीं हो रहा था, बट अगर हम उसको ऊपर बढ़ाएंगे तो कहने से वो हिंज से पास होगा, हिंज वाला पॉइंट से, तो mg का भी टॉर्क 0 आएगा। तो सबका टॉर्क लेफ्ट हैंड साइड 0, आई की कुछ भी वैल्यू हो तो अल्फा 0 हो जाएगा। AR is 3g, AR is 3g, ओके ओके, AR is 3g फॉर पॉइंट A। बट जब हम फोर्स इक्वेशन लिखते हैं तो हमेशा हम सेंटर ऑफ मास के हम AR की बात करेंगे, अंडरस्टैंड। ये AR A पॉइंट का था, बट वेन एवर आई एम राइटिंग फोर्स का इक्वेशन, हम हमेशा सेंटर ऑफ मास के फोर्स की बात करते हैं, सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन की बात करते हैं। अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है ये सारे सारे, एक एक स्टेप समझ में आना चाहिए। डोंट गो इनटू द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ इट, अंडरस्टैंड हाउ वी आर कैलकुलेटिंग एवरी सिंगल स्टेप। क्लियर है, बड़े आगे, डन। ओके, थर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स जो होते हैं, विच इज, कल लिया ना नोट ना, जो नोट कर रहा था कोई, क्या क्या ये नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो होते हैं वो होते हैं इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम, जहां पर हमसे बोला जाएगा कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम है, फाइंड आउट for ny why not about point A, for ny why not point about point A, I'm not getting the question,
फिर से बोलो, फॉर एन वाई नॉट अबाउट पॉइंट ए, व्हाट इज वाई नॉट? से थप्पड़ खाना तेरे को क्या? नो ब्रेक, यू हैव टेकन आर एज एल बाई टू, दैट इज सेंटर ऑफ मास, ए इज एल। ओके ओके, जब हम, वही मैं बता रहा था ना कि जब भी हम फोर्स इक्वेशन लिखेंगे इट इज ऑलवेज ऑफ द सेंटर ऑफ मास। जहां पर न्यूटन की इक्वेशन क्या है, एफ इज इक्वल टू एम ए, क्या ए हर एक पॉइंट का अलग अलग है? इस पॉइंट का अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, तो हम यहाँ पर एक किसका लिखेंगे? हम सबका तो नहीं लिख सकते, तो वो हमारे लिए, दैट्स हाउ वी हैव डिफाइंड द सेंटर ऑफ मास। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ सेंटर ऑफ मास का ए क्या है, तो सेंटर ऑफ मास का ए, आई गेस यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थिंग, एल बाई टू क्यों आया, या फिर यहाँ पे एल बाई टू क्यों आया? तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डिफाइन करने के लिए वो हिंज पॉइंट से डिस्टेंस एल बाई टू है ना। और ए पॉइंट इज, ये सेपरेट पार्ट है, ए पॉइंट का हमारे को एक्सेलरेशन पूछा है, तो विच इज एट अ डिस्टेंस ए, बट सेंटर ऑफ मास तो एल बाई टू पर है। यही डाउट था क्या? समझ नहीं आया एक्चुअली मुझे डाउट पूरी तरह से, गेटिंग द आइडिया ना? ओके ओके, थर्ड प्रॉब्लम, थर्ड, ओह क्या नहीं समझा, एन बाई में 3 mg होगा ना, 5 mg नहीं होगा, ये सब तो राइट। फालतू चीजें, एक मिनट, एन बाई में 5 mg नहीं थे यार, कैलकुलेशन को गड़बड़ करिए तो राइट। 3/2 का फैक्टर है प्लस एम जी, सही तो किया है। राइट हैंड साइड में हमारे पास फैक्टर क्या आ रहा है, 3 mg/2 ना, और प्लस mg। ये बाई टू भी तो है यार, कैलकुलेशन देख लेना, वैसे सही किया इसकी, काम की बातें नहीं करो, है ना? ओके, अगली चीज, हाँ अगली चीज क्या बता रहे, जब हमने न्यूटन्स लॉ पढ़ा तो हमने बोला अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो हम बोलते थे नेट फोर्सेस बैलेंस है। जब कोई बॉडी हमारे पास जब हम रोटेशन पढ़ रहे हैं तो इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, तो बॉडी हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी होगी। सो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा हुआ है, राइट? नेट फोर्स हमारे पास जीरो होता है। अगर कोई बॉडी रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो रिमेंबर कि नेट टॉर्क भी जीरो होगा। बट टॉर्क हमारे पास किस पॉइंट के अबाउट बात करें, कि हमें पॉइंट बताना चाहिए, तो प्लीज रिमेंबर, अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो जिसके अबाउट तुम कंफर्टेबल हो, नॉट नेसेसरली एज टू बी सेंटर ऑफ मास। अगर बॉडी रुकी हुई है, अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है, तो जिस पॉइंट के अबाउट मेरा मन होगा मैं उस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखूंगा, एंड इट हैज टू बी द सेम अबाउट एवरी पॉइंट, बिकॉज बॉडी रुकी हुई है तो नेट टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट हैज टू बी जीरो। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट। एक एक आध प्रॉब्लम, एक दो वट एवर, ठीक है। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज, अच्छा आई होप कंसेप्चुअली पता होगा, एक बार सुनो। सपोज दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। मेरे पास एक रॉड है, ये दो रस्सियां हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। दिस रॉड का मास दिया गया एम, टोटल लेंथ दी गई है एल, दिस इज 3l/4, ठीक है। फाइंड टेंशन बोथ द स्ट्रिंग, फाइंड टेंशन इन बोथ द स्ट्रिंग। सिंपल सी चीज है, ठीक है। जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड, हॉरिजॉन्टल है, इट इज गिवन कि रॉड हॉरिजॉन्टल है, लाइक दिस, जो तुम्हें आंखों से देखा है वैसे रुकी हुई है रॉड। टेंशन निकालना। अच्छे से आंसर आते हैं, छोटे छोटे से। ये हम एक प्रॉब्लम में करके बताऊं क्या जल्दी से? वेरी गुड, नील आंसर इज राइट, वेरी गुड, आंसर इज राइट।
ओके, यू गॉट टू आंसर दैट। ओके, द पॉइंट यहाँ पे बताने का, जो अभी इस चीज को थोड़ा सा एक बार समझ लो फट से। नहीं वो गलत है, मनीष गलत है भी। नो, अगर बॉडी रुकी हुई है, पहली चीज, तो सारे फोर्सेस बैलेंस। हम पहले फोर्सेस सारे लिखे। कह रहे से एक रस्सी ये है तो टेंशन यहाँ लग रहा होगा, दूसरी रस्सी ये है तो टेंशन यहाँ लग रहा होगा, ठीक है। कहने से mg लग रहा है कहाँ पर, mg हमें पता है कि वो बीच में ही लगता है ना, जहां से तुम्हारा मन है वहां से, मतलब यहाँ से l/2 पर लिख दो, या फिर यहाँ से l/2 पर लिख दो, ठीक है। ये आया। और कोई फोर्स लग रहा है ना? लग रहा है नहीं, है ना। यहाँ से l/2 पे, यहाँ से l/2, ये 3l/4 है, तो इफ यू वांट सब कुछ लिख देते हैं बस तसल्ली के लिए। ये l/4, ये l/4 सब लिख दो। जरूरत किसकी पड़ेगी, एक बार समझाते हैं यहाँ पर। ये एक बार दिखाना चाह रहा हूँ कि ये कैसे वर्क करता है। तो इफ आई आस्क यू, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो कहना है से सारे फोर्सेस बैलेंस होंगे, तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। पहली इक्वेशन, ये तो बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, ऊपर वाले फोर्सेस बराबर नीचे वाले। तो अब यार एक इक्वेशन है, दो अननोन है, तो 100% इससे सॉल्व होने से तो रहा। क्या करा जाए, दूसरी इक्वेशन आएगी नेट टॉर्क जीरो। अभी अभी हमने क्या बोला, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखोगे टॉर्क हैज टू बी जीरो। किस पॉइंट के अबाउट लिखने का मतलब, जिसके अबाउट तुम्हारा मन है उसके अबाउट। ओके, मैं सबके अबाउट अलग अलग लिख के बता रहा हूँ सो कंफर्टेबल। ओके, समवन इज सेइंग सेंटर ऑफ मास के अबाउट, चलो मैं पहले सेंटर ऑफ मास को बता रहा हूँ, फिर मैं सबके अबाउट बता दूंगा, इट विल कम आउट टू बी द सेम। तो लेट्स टेक फर्स्ट सेंटर ऑफ मास के अबाउट। इफ आई एम राइटिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट mg का जीरो, कहने से T1 का टॉर्क हैज टू बी बैलेंस्ड बाय T2 का टॉर्क, ऑब्वियसली क्योंकि नेट टॉर्क जीरो है। तो T1 का टॉर्क कितना होगा, T1 इंटू l/2। T2 का टॉर्क कितना होगा, T2 इंटू l/4। कैसे पता सर आपको, l/2 डिस्टेंस दिख रही है परपेंडिकुलर, T2 के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज l/4। कहना है से l और l गायब, तो यहाँ से एक इक्वेशन क्या आ गई, दो से ये चार कैंसिल हो जाएगा, 2T1 बराबर T2। कहना है से आई एम नॉट सॉल्विंग इट फॉर यू, दो इक्वेशन, दो अननोन T1 और T2 की वैल्यूज आ जाएगी। So in this case, how did we conclude that net torque is zero? अगर मेरी बॉडी रुकी हुई है, अगर नेट टॉर्क जीरो नहीं होगा तो बॉडी के पास अल्फा आना चाहिए, अल्फा आना चाहिए मतलब रॉड घूमनी चाहिए। हमें बोला गया है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर इक्विलिब्रियम है मतलब अल्फा जीरो है, अल्फा जीरो मतलब नेट टॉर्क इज जीरो। अच्छा, आंसर मैं बता दे रहा हूँ, है ना। T1 और T2 ये है, तो T1 की वैल्यू आती है mg/3 एंड T2 की वैल्यू इसकी डबल, तो दिख ही रहा है वो तो इक्वेशन से। माय पॉइंट इज, कहने का यहाँ पर ये था, मैंने यहाँ सेंटर ऑफ मास के अबाउट लिखा। लेट्स राइट डाउन द सेम टॉर्क का इक्वेशन अबाउट पॉइंट ए। क्या नेट टॉर्क जीरो है, हाँ बिल्कुल जीरो है। ए पॉइंट के अबाउट अगर मैं टॉर्क का इक्वेशन लिखूंगा तो कहना है इसे mg का टॉर्क उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है, विच इज mg इंटू l/2। mg का टॉर्क कैसे घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। T2 का टॉर्क उसको कैसे घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कहना है से यहाँ से देखो ध्यान से, डायरेक्टली T2 इंटू T2 ए पॉइंट से कितनी दूरी पर है, 3l/4। ध्यान से देखो, कहना है T2 की वैल्यू डायरेक्टली यही आ गई, ये टू क्या है, थ्री होगा, है ना। देखो ध्यान से T2 की वैल्यू डायरेक्टली आ गई क्या, यस, है ना। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि यार दिस इज अ विच पॉइंट यू हैव टू चूज, यू डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम, तुम्हें डिसाइड करना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि एक बार मैं बी के अबाउट और लिख के बता दे रहा हूँ। बी पॉइंट के अबाउट T2 का टॉर्क जीरो, तो mg का टॉर्क कितना होगा, mg इंटू l/4, है ना, mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। T1 का टॉर्क कितना होगा, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, आई होप वो चीज तो क्लियर है, विच इज 3l/4। ध्यान से देखो, यहाँ से डायरेक्टली T1 और T2 की वैल्यूज भी आ गई, तो यहाँ पर मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी फोर्स इक्वेशन। पॉइंट इज, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम एंड द सिचुएशन यू विल हैव टू चूज कि किसके अबाउट लिखे, वो मेरे लिए ज्यादा इजी है। बट मेक श्योर, अगर तुम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो फोर्स अगर मेरे पास नेट जीरो है, तो टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट हैज टू बी इनसाइड द बॉडी, ऑब्वियसली, है ना। किसी भी पॉइंट इनसाइड द बॉडी वो सेम आता है, अगर वो इक्विलिब्रियम है तो फिर वो जीरो होगा। अबाउट सी इट इज जस्ट वन स्टेप। अगेन आई एम सेइंग, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ऐसा लग सकता है कि सी में इससे जल्दी आ रहा है, उससे आ रहा है, बट कंसेप्चुअली समझ में आ रहा है कि हम किसी के अबाउट भी लिखेंगे, इट विल कम आउट टू बी द सेम। इज कंसेप्चुअली इज इट क्लियर? बढ़िया, आगे।
क्या एक और प्रॉब्लम दे दूं या हो गया, ये समझ में आ गया? और शुड आई जस्ट क्विकली गिव द वन मोर प्रॉब्लम यूज्ड ऑन दिस? सुबह से क्लास हो रही, क्लास चल रही है यार, थोड़ा सा पढ़ लो, फट से, अच्छा मजा आ रहा है, सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं, है ना? यार जल्दी जल्दी क्या करोगे, है ना? जल्दी से एक और सवाल प्लीज। अगर कंसेप्चुअली अगर समझ में आ गए तो या फिर छोटा ही सा प्रॉब्लम है ना, नॉट अ डिफिकल्ट वन। व्हाट इज गिवन, व्हाट इज गिवन? सपोजिटली मेरे पास एक डिस्क है और उसको हमने इस पॉइंट के अबाउट हिंज किया है, और यहाँ पर एक रस्सी है, ठीक है? ये सेंटर है, दिस रस्सी इज एट अ डिस्टेंस r/4। हमें डिस्क का मास दिया गया है, r/4 नहीं 2 लेते हैं, है ना? डिस्क का मास दिया गया है m, रेडियस दी गई है r, ये है r/2। हमें बोला गया है फाइंड हिंज फोर्सेस, दो चीजें, फाइंड हिंज फोर्सेस एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। अरे पढ़ो यार, क्या थक गए? हिंज फोर्सेस एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसके बाद कोई क्लास नहीं है ना, आराम चिल करो। ओके, फाइंड हिंज फोर्सेस एंड टेंशन। लेक्चर कब तक है? लोगों की जान निकलने लगी क्या? थक गए ऑलरेडी? व्हाई? वेयर इट इज हिंज, दिस पॉइंट? हर बार एक ना एक वो होती है क्या तुम्हारी रिक्वेस्ट, ये दिखाओ वो दिखाओ। दिस इज नॉट मूविंग ना, क्लास इज स्टिल 9, ठीक है तब। क्लास इज स्टिल 9, नो डिस्क इज नॉट मूविंग, एवरीथिंग इज इन इक्विलिब्रियम। डिस्क इज इन इक्विलिब्रियम, फाइंड डिस्क इज इन। यार अच्छे आसान आसान, ट्रायंगल क्या है, वो हिंज किया हुआ है यार। जी, वही दिखाओ, वही स्टोरी हो गया, वही का हर बार वही को थोड़ा, जब जब क्लास हो। एलेक्स, आंसर इज राइट आई गेस, यस, गुड। लाइफ तो है देखो, तुम्हारी ही खराब है बस। यार दो चार लोग आंसर दे दो जल्दी से। यार एक बार बोल दो 10 तक क्लास है, सब डर जाएंगे। तुम्हारा क्या होगा? यार मुझे लग रहा है ये आंसर गलत आया है, और उसका सर डबल आ रहा है ना, इतने इट इज रॉन्ग। एक बार और वापस चेक करो। हिंज पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यार ये मैंने दे दिया है, अगर ये एम और आर दिया गया है तो निकाल लो ना कितना है। अ, अच्छा, मैं आंसर गड़बड़ कर रहा हूँ क्या? 1 सेकंड, ये आएगा यहाँ से जल्दी होगा। 1 सेकंड, 1 सेकंड। हाँ, भूल गया। कितना? नहीं नहीं, सही सही सही, राइट। सही सही है। दो लोगों का यार ये easy- एक मिनट, किसी को ऊपर वाले प्रॉब्लम, यार ये ऊपर वाला अगर समझ में आए, ओके। किसी को डाउट है? अगर ऊपर वाला समझ में आ गया है, केवल उसको डराने के लिए फिगर बनाए, बाकी कुछ भी नहीं है। अभी अभी जो कहानी बोली ना, हिंज फोर्सेस इज एनएक्स और एनवाई मानने, एफबीडी बनाना अगर तुम्हारा क्लियर है तो बहुत, अगर तुम ध्यान से देखो ना, बहुत सीक्वेंस वाली चीजें, टॉर्क निकालना हमने सीखा, ठीक है, फोर्सेस हमें पता ही थे। कहाँ डाउट हो रहा है, मैथ्स में नजर ये तो डाउट नहीं होना चाहिए इस चीज में तो। एम ओमेगा स्क्वायर, व्हाट इज एम ओमेगा स्क्वायर? यहाँ पे चीज घूम नहीं रही है, समझो। डिस्क इज इन इक्विलिब्रियम लिखा है ना, मतलब ओमेगा 0 है ना उसका। एक मिनट, एक मिनट।
यार हाउ कम डाउट, दो तीन लोगों का आया है आंसर, बट लेकिन सबका क्यों नहीं आ रहा है मैं समझना चाह रहा हूँ। अगर मैं तुमसे बोलूं एफबीडी में कितने फोर्सेज हैं, हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग। रस्सी है तो टेंशन तो लगाओगे ही, मास है उसके पास तो एमजी लगाओगे ही लगाओगे। हिंज के लिए अभी अभी बात करी कि क्या करना है, हमेशा दोनों लगाने हैं, जीरो आएगा नहीं आएगा वो सब अलग कहानी है, हमें लगाने दोनों है। अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम में है, क्या बात करी कि सारे फोर्सेस को बैलेंस करो, सारे फोर्सेस, क्या हमने यही पढ़ा है ना, एक्स के अलग बैलेंस करते हैं वाई के अलग करते हैं, तो अगर मैं एक्स के बैलेंस कर रहा हूँ, एक्स में मैंने जैसे ही लिखा केवल एक एनएक्स आया, केवल अगर एनएक्स आ रहा है तो कहने से एनएक्स की वैल्यू जीरो हो गई, क्योंकि बॉडी अगर रुकी हुई है तो उसका सेंटर ऑफ मास भी रुका हुआ है, अगर सेंटर ऑफ मास रुका हुआ है तो कहने से उसका एक्सीलरेशन जीरो है, तो एनएक्स तो बाय डिफॉल्ट जीरो हो गया। सिमिलरली वाई डायरेक्शन में हम क्या बोलेंगे, सारे ऊपर वाले फोर्सेस बराबर नीचे वाले फोर्सेस, तो सेकंड इक्वेशन आ गई ये, सेकंड और फर्स्ट वॉट है ना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई मेरे पास क्या, कि यार मेरे पास दो अननोन है और एक ही इक्वेशन है, एनएक्स जीरो हो गया, ये काम खत्म। अब मेरे पास यहाँ पे बचा एनवाई और टी, तो दो अननोन एनवाई एंड टी और इक्वेशन एक, तो हमें क्या करना है, फिर हमें एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, जैसे ही तुम्हें समझ में आए एक और इक्वेशन लिखनी है, वो आएगी टॉर्क की इक्वेशन। टॉर्क किस पॉइंट, जो पॉइंट तुम्हारा मन है वो पॉइंट। अगेन आई एम कंफर्टेबल राइटिंग अबाउट द हिंज पॉइंट। अच्छा, मैं इसलिए हिंज पॉइंट चूज करता हूँ क्योंकि एनएक्स और एनवाई का दोनों का जीरो हो जाए, नो अदर रीजन, है ना। इस केस में किसी भी पॉइंट के अबाउट लिखोगे ना वो सिमिलर टाइम लगेगा। इन जनरल आई एम टेलिंग यू, जिससे बहुत ज्यादा फोर्सेस पास हो रहे हो ना, उसके अबाउट लिखो। सो कैन आई से इसके अबाउट अगर मैं लिखूंगा यहाँ पर, तो एनएक्स जीरो से डज नॉट मैटर, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू से कि जिसके अबाउट तुम्हारा मन है उसके अबाउट लिखो। ओके, सो यहाँ के अबाउट लिख रहा हूँ तो एनएक्स एनवाई का जीरो, है ना, वो मतलब एमजी का टॉर्क कितना हो जाएगा, हिंज के अबाउट एमजी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज आर इन दिस केस, इज इक्वल टू टेंशन इंटू टेंशन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका फिर से डिस्कस किया हुआ है, उसको हवा में बढ़ाओ, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो। अच्छा, ये गंदगी करके हटा रहा हूं मैं एक बार, बट अंडरस्टैंड, कहना ऐसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी उसकी, सो विच इज आर प्लस आर बाई टू, कहना ऐसे वो थ्री आर बाई टू हो गया, तो थ्री आर बाई टू, कहने से आंसर आ गया। टी की वैल्यू आ गई मेरे पास टू एम जी बाई थ्री, पुट डाउन द वैल्यू ऑफ टी हियर, एन वाई की वैल्यू आ गई व्हाट, एम जी माइनस टू एम जी बाई थ्री विच इज एम जी बाई। अच्छा, तुम ध्यान से देखो एक बार सॉल्व करके, ये सब मतलब जो सोल्यूशन लिखा है, ये समझो कि हमने ऊपर वाले में और इसमें कोई भी चेंज नहीं है, जस्ट द सेटअप इज डिफरेंट। प्रॉब्लम देखो कुछ कितने भी हो सकते हैं, बट आइडिया समझने की कोशिश करो कि हमने किया क्या है। बताओ 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 बताओ। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम बन सकते हैं इसमें। मैं बोलूं एकदम से रस्सी टूट गई, उसका अल्फा बता दो, है ना। अब ये डिस्क है, थोड़ी देर में ये वर्टिकल हो जाएगी डिस्क, है ना, उस टाइम पर उसका अल्फा बताओ, या ओमेगा बताओ, या एन एक्स और एन वाई बताओ, है ना, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना, समझ में आ रहा है ना। मैं अगर तुमसे यहाँ पे सवाल करूं कि सपोज स्ट्रिंग एकदम से मैंने काट दी, जैसे हम करते हैं एकदम से और काटी, तो व्हाट वुड बी इट्स अल्फा जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट। कल एक बार मैंने बोल ही दिया है। नो यार नहीं भाई, जीरो पीरो नहीं होगा। So if I'm saying, let's take it as a question. If suddenly string break, suddenly string break, आज पूरे दिन से लेक्चर हो रहे हैं, तो यार अच्छा नहीं लग रहा है तुमको लेक्चर। इफ सडनली स्ट्रिंग ब्रेक्स, अरे ब्रेक्स और कट एक ही बात होती है, अलग अलग होती है क्या, इतनी इंग्लिश नहीं आती है। सडनली स्ट्रिंग ब्रेक्स, फाइंड अल्फा। और ये जिंदगी लेक्चर पे ही है अब यार बस। ब्रेक मतलब कट, कट, हाँ, ब्रेक्स और कट यार, इतना टेक्निकलिटी हमें हिंदू पेपर नहीं पढ़ता ना, जहां पर अब ये, ओके लो कट। अरे ब्रेक भाई, क्लासेस 9 बजे तक, ठीक है ना, ब्रेक लेके क्या करोगे तुम।
बहुत बढ़िया। कम बैक एंड सॉल्व इट। आंसर इज यार आंसर सबके आंसर अलग आ रहे हैं, मैंने ऐसे रैंडमली बता दिया, मुझे आंसर याद नहीं, बट सोचने की जल्दी आंसर क्या आएगा इसका। हुआ फैक्टर आएगा वहाँ पे। अभी तक किसी का आंसर सही नहीं आया वैसे। वन सेकंड। अच्छा, आई गॉट वन राइट आंसर। कृष्णा, आई गेस योर आंसर इज राइट। बाकी सबका गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। गलत, 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 गलत। सेकंड, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ। वन सेकंड। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, सॉरी कृष्णा, योर आंसर इज रॉन्ग, बाकी जो के दो तीनों के राइट। अच्छा, ओनली आई गॉट वन राइट। आविष्कार, योर आंसर इज राइट। Who else is right? Your answer is right. And बस अभी नहीं हुआ किसी और, दो लोगों के सही है। आविष्कार, जो योर आंसर इज राइट, बाकी अभी फिर से मुझे लग रहा है वही वाली गलती हुई। प्लीज। नहीं, महेश राइट गलत है, अभिजीत गलत है। यार पता है, ये जो जो बाकी लोग के जो गलत आंसर है, प्लीज आई सही से लिखो, आई गड़बड़ लिख रहे हो तुम। यस, पूर्वल, दिस इज राइट। यार आई जिसका गलत है ना, उसके आंसर वो वाला फैक्टर मिसिंग आ रहा है। यार एक बार मैं रिपीट, एक बार प्लीज, ये आई जिसको भी आई में दिक्कत आ रही है, केवल स्टार्ट सॉल्विंग एससीवी फर्स्ट, पॉइंट मास का। उसके बाद काफी प्रॉब्लम उसमें, या कहीं से भी केवल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के प्रॉब्लम सॉल्व करो, उसमें तो बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए। अगर ये रस्सी टूटी तो ये डिस्क मूव कैसे करेगी? ये पूरी चीज मूव करना स्टार्ट करेगी, राइट? अगर ये पूरा मूव करना स्टार्ट हो रहा है लाइक दिस, समझना ध्यान से, ये पूरी पूरी इमेजिन करो कोई भी चीज, ऐसा वाला ना, ऐसे पूरा मूव करेगा ना। तो अगर ये गायब हुआ तो टेंशन का टॉर्क जीरो हुआ। किस पॉइंट के अबाउट लिख रहे हैं? जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी हिंज है। एनएक्स और एनवाई का टॉर्क जीरो हुआ। क्या बचा केवल मेरे लिए? एमजी। एमजी का टॉर्क अबाउट द हिंज पॉइंट क्या है? एमजी इंटू आर इज इक्वल टू आई अल्फा। आई फिर से प्लीज, डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास हमारे पास होता है mr स्क्वायर बाई टू, और उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं टू द एज। तो माई आई फॉर मी इज, अच्छा किसी को डाउट हो प्लीज पूछ लो, बट ये पता होना चाहिए, है ना? आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, इंटू अल्फा जी इंटू आर बाई टू, है ना? अब जिससे जो भी आता है ना, एम गायब हो रहा है और एक आर गायब हो रहा है, यहाँ पर आ रहा है फैक्टर थ्री बाई टू का, तो यहाँ पर फैक्टर थ्री बाई टू का, उसको उल्टा करेंगे तो टू बाई थ्री का फैक्टर आएगा जी अपॉन आर, है ना? अभी समझा क्या? अब अगर पता है, अगर ये होता और इस इंस्टेंट पे जैसे काट दिया, इस इंस्टेंट पे भी हिंज फोर्सेस तुमसे पूछे जा सकते हैं ऑब्वियसली, है ना? कि जैसे ही मैंने काटा, ये सिमिलर प्रॉब्लम है, अंडरस्टैंड कि मैंने अल्फा आ गया, अब हिंज फोर्सेस एकदम से चेंज हो जाएंगी, यस 100%। इन एलएचएस रेडियस इज आर बाई टू। क्यों? यार ये डिस्टेंस पर, रेडियस इज नॉट आर बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है ना, तो ये आ रही है ना, हिंज पॉइंट से उसकी डिस्टेंस तो आ रही है ना। आर बाई टू कहाँ आएगा? ये आर बाई टू है, बट वो टेंशन तो वैसे ही गायब हो गया है ना? अच्छा, वी आर नॉट सॉल्विंग हिंज फोर्सेस, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि अगर हिंज फोर्सेस अब निकालने हैं तो फिर से हम सारी चीज को रिपीट करेंगे। मुझे अल्फा पता लग गया है, जस्ट आफ्टर कटिंग उसका ओमेगा जीरो होगा। तो हमारे पास दो एक्सेलरेशन आएंगे, एक आएगा ए आर और एक आएगा एटी लाइक दिस। हाँ, एनएक्स अभी भी जीरो होगा क्योंकि ओमेगा जीरो है, वेरी गुड, है ना? डायरेक्टली समझ में, एनएक्स विल बी जीरो। एटी निकालने के लिए हम आर अल्फा करेंगे और फिर से वट एवर एम जी माइनस एन वाई इज इक्वल टू एम इंटू एटी। समझ में आ गया है? बड़े आगे, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा सा क्विकली, आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन। किसी ने स्टार्टिंग में मुझसे बोला था अबाउट द एंगुलर मोमेंटम। यार रुक जाओ जल्दी से, बस ये, अच्छा लास्ट एक मिनट, एंगुलर मोमेंटम और कर लो। अ, इसमें डाउट होता है नॉर्मली।
NLM to find A, find using the constant. Can we use simple NLM to find A, then find using the constant? I'm not getting. NLM से यार A नहीं निकल सकता ना. तुम अगर NLM की इक्वेशन लिखोगे भी, है ना, तुम्हारे पास दो अननोन होंगे, इक्वेशन तुम्हें लिखनी ही पड़ेगी. इफ यू वांट टू राइट डाउन द इक्वेशन, तुम क्या लिखोगे? mg माइनस ny इज इक्वल टू m इंटू ए वट एवर AT. तो अभी NLM की इक्वेशन से तुम्हें ny पता ही नहीं है ना, तुम कैसे लिखोगे? हम तो NLM की इक्वेशन यूज कर रहे हैं ny निकालने के लिए. इफ यू आर यूजिंग दिस, mg इज इक्वल टू ny नहीं हो सकता ना. mg इज इक्वल टू ny कब होगा? जब हमारे पास और कोई फोर्स ही नहीं लग रहा हो वर्टिकल डायरेक्शन में. जब ny, टेंशन तो गायब हो गया, बट सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ गया है ना. अच्छा, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. जब मैंने ये इक्वेशन लिखी, अंडरस्टैंड दिस, mg माइनस ny इज इक्वल टू m इंटू AT. mg इज इक्वल टू ny कब हो रहा है? जीरो हो. AT किस पर डिपेंड करता है? आर अल्फा पे. अगर अल्फा जीरो होता तब हमारा mg ny के बराबर होता. क्या इन दिस केस अल्फा जीरो दिख रहा है क्या? नहीं, तो नहीं होगा ना वो. बताओ बताओ बताओ, अभी क्लियर है ना? हाँ. अच्छा, तो एंगुलर मोमेंटम के बारे में बेसिक कहानी क्या है? एंगुलर मोमेंटम का वैसे फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस पी, है ना. बट इवेंचुअली हमें क्या करना है? हम बहुत सिंपल सी कहानी यही है फिर से कि जैसे हमारा मोमेंटम होता था, मोमेंटम किस पे डिफाइंड था? m इंटू वी पर. मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी थी. सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम, जब भी हम किसी चीज में एंगुलर की बात करें, जैसे हमारा टॉर्क था, तो अबाउट अ पॉइंट डिफाइंड है. सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड अबाउट अ पॉइंट. हाउ इट इज डिफाइंड? आर क्रॉस पी. फिर से वही वाली अजीब सी कहानी कि आर क्रॉस पी से बेटर ये है कि आर परपेंडिकुलर इंटू पी बोल दो उसको, या मोमेंटम m into r perpendicular into velocity. The point is कि rather than doing the cross product, it's better कि पार्टिकल अगर हमारा किसी डायरेक्शन में जा रहा है, उसकी वेलोसिटी को हवा में बढ़ाओ. जैसे ही तुमने हवा में बढ़ाया, यूल गेट अ लाइन. जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा गया है, उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो. वो परपेंडिकुलर मल्टीप्लाइड बाय द m इंटू वी इज योर आंसर. एज सिंपल एज दैट. एक एक सवाल जस्ट टू मेक श्योर दैट. फिर से सेम सिमिलर प्रॉब्लम. प्रोजेक्टाइल हमारा स्टैंडर्ड प्रोजेक्टाइल यू थीटा, पूरी कहानी वही वाली, यू थीटा दिया है, जी दिया है, वटेवर, है ना. दिस इज द पॉइंट ओ. अबाउट फाइंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम अबाउट स्टार्टिंग पॉइंट विच इज ओ. कब कब? फर्स्ट, जस्ट आफ्टर, सेकेंड, एट द हाइएस्ट पॉइंट, थर्ड, when it is about to land. बताओ फटफट. Answer should be only in terms of mass is given, u is given, theta is given, m, u, theta, g, और क्या? और कुछ नहीं. इसके टर्म से आंसर होना चाहिए तुम्हारा. चलो तुम जिसके टर्म. सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले सेकंड, कोई भी दे दो चलो फट से. da, da, da. Cool. सही है. व्हाट इज फर्स्ट क्वेश्चन? जस्ट आफ्टर द प्रोजेक्शन मतलब जस्ट आफ्टर, मतलब प्रैक्टिकली जस्ट जब हमने उसको छोड़ा ही है, तब उस टाइम पर उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? अबाउट पॉइंट. फर्स्ट का आंसर इज जीरो. जस्ट आफ्टर का मतलब जो हमने यहीं से ही करा है. तो फर्स्ट कांसेप्ट इज सिंपलीफिकेशन डायरेक्टली से, इट इज जीरो ना. फर्स्ट का तो जीरो ओनली. अच्छा, फिर से यार तुम लोग थर्ड का जीरो क्यों बोल रहे हो यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा. फिर से डोंट गेट कंफ्यूज यार, जीरो मत बोलो थर्ड का आंसर. अभी रिपीट करा. पार्टिकल जहां जा रहा है, ठीक है, किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा होगा ना, क्योंकि वेलोसिटी की बात करें, उस वेलोसिटी को हवा में बढ़ाओ. जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा है, उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, है ना. वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू मास टाइम्स वेलोसिटी इज योर आंसर. जस्ट रिमेंबर जैसे टॉर्क में करा था. ओके. यार समय कम है, जल्दी से मैं बता रहा हूँ, सुन लो एक बार जल्दी से फट से.
हाईएस्ट पॉइंट पे पार्टिकल कैसे जाता है, हॉरिजॉन्टल जाता है, कितनी स्पीड से जाता है, यू कॉस थीटा से। अगर मेरे को वेलोसिटी की डायरेक्शन पता लगी, इसको हवा में बढ़ाया, जिस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा है वहां से उस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, this perpendicular distance into m into this velocity is your answer. So second का आंसर is what? Can I say ये जो perpendicular distance है वो हमारी h है, कैपिटल h, which is the maximum height. तो मैंने क्या बोला आंसर, m into जो भी velocity है u cos theta multiplied by perpendicular distance. Can I say h लिख दो और h की वैल्यू u squared sin square theta by 2t. Similarly for the third one, है ना। अब यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है तुम्हें, क्या? सिंपलेस्ट तरीका इज, जब पार्टिकल यू स्पीड से थ्रो करते हैं थीटा एंगल पे तो वो ऐसे स्ट्राइक करता है। सो व्हेनेवर यू गेट अजीब सा कहानी, इमीडिएटली रिजॉल्व द वेलोसिटी। कहना से एक वेलोसिटी आएगी यू कॉस थीटा, दूसरी वेलोसिटी आएगी यू साइन थीटा। तो अपने दिमाग में क्या याद रखना है तुम्हें, इफ वन ऑफ द वेलोसिटी और एनीथिंग, अगर वेलोसिटी उस जगह से पास हो रही है जिस पॉइंट पे अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो उस वेलोसिटी का एंगुलर मोमेंटम वैसे जीरो हो जाएगा, तुरंत भूल जाओ। इस u cos थीटा का कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि ये u cos थीटा इज पासिंग थ्रू ओनली, केवल बचा u sin थीटा। तो मेरा आंसर अभी अभी हमने क्या बोला, m इंटू यू साइन थीटा, एंड इस u sin थीटा को हवा में बढ़ाया, इस लाइन से परपेंडिकुलर डाला, तो कहने से वो परपेंडिकुलर क्या है मेरे लिए, r, रेंज के बराबर। माय आंसर इज दिस, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ r एज व्हाटएवर जो भी होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। Sir, if air resistance is there, how to get the this? यार नॉन आइडियल सिनेरियो, अगर एयर रेजिस्टेंस होगा तो मुझे बताना पड़ेगा वो एयर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, सच दैट मैं फाइनल वेलोसिटी पता कर पाऊँ। बहुत ज्यादा है ना, तो वो एयर रेजिस्टेंस, एक मिनट, यूजिंग कैसे किया, यू साइन कैसे किया, ओके। तो जब हमारा पार्टिकल फाइनली अबाउट टू लैंड है, तो उसकी वेलोसिटी जिस स्पीड से थ्रो करा है हॉरिजॉन्टल से, उसी स्पीड पे ड्रॉप होता है वो। तो अभी ये कुछ अजीब सी डायरेक्शन है, तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जैसे ही कुछ अजीब सी डायरेक्शन दिखे, तुरंत उसको वेलोसिटी को एक्स और वाई में रिजॉल्व किया। जैसे ही मैंने उसको एक्स और वाई में रिजॉल्व किया, तो एक कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आया यू कॉस थीटा, दूसरा आया यू साइन थीटा। तो इमीडिएटली यू को भूल जाओ तुरंत, यू को भूले, अब मेरे लिए बचा यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा को अगर मैं हवा में बढ़ाऊं, तो कहना है से वो ओ से पास हो रहा है। अगर वो जो पॉइंट, जो वेलोसिटी अगर उसी पॉइंट से पास हो रही है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम पूछा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा जीरो होगा। बचा क्या, केवल यू साइन थीटा। यू साइन थीटा को हवा में बढ़ाया, ओ पॉइंट के अबाउट वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, आर, ना एंगुलर मोमेंट। सेकंड पार्ट नॉट अभी समझा क्या, सेकंड पार्ट? अच्छा मैं क्या बोल रहा हूँ, ये समझ में आता है, ये चीज समझ में आती है कि पार्टिकल हमारा सेम एंगल पे ड्रॉप होगा। अगर थीटा हॉरिजॉन्टल से थ्रो करा है, तो थीटा पे ही हमारा लैंड करेगा, ये चीज याद है प्रोजेक्टाइल की। दूसरी चीज, अब क्या ये यू अजीब से डायरेक्शन में है क्या, क्योंकि अगर मैं इसको हवा में बढ़ाऊंगा भी, तो कहने से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं मैथमेटिकली, बट कहने से मेहनत हो जाएगी। इफ यू वांट आई कैन फाइंड आउट दैट वे आल्सो, कि यहाँ से ड्रॉप करो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बट वो मैथमेटिकली और चैलेंजिंग। सो रादर देन डूइंग दैट, इतनी मेहनत, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर कुछ अजीब सी डायरेक्शन है, उस यू को अगर मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ, यू को तो कर ही सकते हैं, है ना। एक मिनट, अच्छा दोनों को, सब दोनों में डाउट, एक मिनट। तो यू को रिजॉल्व करा तो यू cos थीटा यू sin थीटा आया, तो यू cos थीटा उसी पॉइंट से पास हो रहा था, तो उसका एंगल मोमेंटम एनी विच वेज नहीं आएगा, यू sin थीटा में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आने की ये। सो दिस इज द थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या बोला, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी कैसे होती है हॉरिजॉन्टल, कितनी होती है यू cos थीटा। यू cos थीटा मैंने उस लाइन को हवा में बढ़ाया लाइक दिस, जिस पॉइंट के अबाउट हमें एंगुलर मोमेंटम पूछा था, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। हमें मैक्सिमम हाइट क्या पता है, मैक्सिमम हाइट ये होती है, कैन आई से दिस इज द हाइट इज द सेम एज दिस हाइट। तो हमारे लिए वो जो लाइन है ऑफ द वेलोसिटी, उससे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज h। तो कैन आई से माय आंसर इज नथिंग बट मास इनटू वेलोसिटी इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो 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 बोलो, अभी क्लियर है क्या? यार मैं फिर से वही बात कर रहा हूँ, अच्छा नॉन, यार अद्वैत, अच्छा डोंट गेट कंफ्यूज, अगर एयर रेजिस्टेंस, पहली बात तो बहुत ज्यादा सिलेबस में नहीं है, देयर आर सर्टेन केसेस जहां पर हमें बोला जाता है एयर रेजिस्टेंस का फोर्स वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो वो एयर रेजिस्टेंस का फोर्स हमें दिया जाएगा।
कि अगर मैं तुमसे बात करूं एक बार थोड़ा सा आइडिया क्विकली, अगर यू स्पीड से थ्रो करा, ऊपर गया और नीचे आया, जब मैं ऊपर जा रहा हूँ तो भी एयर रेजिस्टेंस नीचे लगता है, जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो एयर रेजिस्टेंस ऊपर लगता है। तो एयर रेजिस्टेंस वाले केसेस में मुझे फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी पता करनी है। तो ये प्रॉब्लम एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड नहीं है, ये प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन कि हाउ द एयर रेजिस्टेंस के फोर्स की वजह से फाइनल वेलोसिटी हम कैसे निकालें, है ना। तो उसके लिए वो एक फोर्स देना चाहिए, तब हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली बहुत ज्यादा है नहीं, अगर एक दो प्रॉब्लम्स हैं वो भी काइनेमेटिक्स में बनते हैं, यहाँ पर नहीं आते कभी भी, कि एयर रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम मिक्स्ड विद रोटेशन टाइप की कहानी। सूडो फोर्स वाला क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ क्वेश्चन, हमारे पास कितना अरे इतना अनप्रिडिक्टेबल ऐसा नहीं होता है कि कुछ भी पूछ ले, और जितनी चीजें अगर अनप्रिडिक्टेबल पेपर में एक आध क्वेश्चन आता है अनप्रिडिक्टेबल, है ना, बाकी 20 प्रॉब्लम में अगर तुमने 19 प्रॉब्लम, यार हर बार पेपर डिफिकल्ट तब होता है जब पेपर डिफिकल्ट बोलते हैं तो तीन चार प्रॉब्लम डिफिकल्ट आते हैं तो पेपर डिफिकल्ट बोल दिया जाता है। तो प्लीज रिमेम्बर, कॉन्सेंट्रेट ऑन द थिंग्स जो सॉल्व हो रही है ना। जस्ट बिकॉज की एक चीज बहुत मुश्किल आई उस पर वही, कई बार ना क्वेश्चन में पेपर में ना क्वेश्चन ऐसा आता है कि दैट यू आर सपोज टू लीव दैट क्वेश्चन, अंडरस्टैंड। तो वो इट इज इम्पोर्टेंट कि तुम्हें एग्जाम के टाइम पे क्या छोड़ना है, वो वो इम्पोर्टेंट है। सूडो कोड्स कैसे यूज करते हैं, लाइक इन रोटेशन वाले क्वेश्चन, यार अगेन आई एम सेइंग सूडो कोड्स हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगता है। जितने प्रॉब्लम हमने करे हैं, है ना, ऊपर वाले, अगर मैं तुमसे टॉर्क में किसी और पॉइंट के अबाउट लिखूं, सपोज जैसे टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा वाले प्रॉब्लम करे ना, मैं बोलूं टॉर्क में इस पॉइंट के अबाउट लिख रहा हूँ, तो सेंटर ऑफ मास पे एक सूडो फोर्स अननेसेसरली लगेगा, है ना, और उसका मुझे टॉर्क लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम उसको अवॉइड करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। अच्छा अभी उस पर मत जाओ, मतलब वो सेम चीज को हम डिफिकल्ट तरीके से सॉल्व करने वाली कहानी है ना। चल कभी टाइम मिलेगा तो मैं बता दूंगा, बट पॉइंट इज कि सूडो फोर्स अगर तुम्हें रोटेशन में नहीं पता है, तुम हर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो अभी डोंट गेट इनटू दिस, पहले एक बार रोटेशन में कर लो, है ना। सो अच्छा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अभी रह गया है, रूलिंग रह गया है, थोड़ी बहुत चीजें और लगेगी। सो व्हेनेवर वी गेट द टाइम नेक्स्ट टाइम, एंड आई विल टेक वो चीजें, बट मेजॉरिटी जो बहुत सारी चीजें बताई हैं, प्लीज उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, स्टार्ट सॉल्विंग एससीवी प्रॉपर्ली, है ना, कि वो चीजें कंप्लीट होगी। टिल एंगुलर मोमेंट तुम्हारा कंप्लीट तो हो ही है ना, तुम सॉल्व तो कुछ भी कर सकते हो अभी, बट पॉइंट इज कि उतनी चीजें पहले एक बार सॉल्व करना इज्जत से, तब आगे दो ही चीजें बाकी है वैसे। ठीक है, चलो अलविदा, बहुत लोग रो लिए हैं, भूख लग रही है, क्लास सुबह से हो रही है। सो एंजॉय, हैव डिनर, हैव अ गुड वीकेंड, आई गेस, हाँ हैव अ गुड वीकेंड। ओके, फालतू चीजें ये लिखा होगा। चलो अलविदा, बाय 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 बाय, नो 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 नो, बाय 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 एवरीवन, बाय, चलो गुड नाइट।